Not visible. Sir, you सर are आप on म्यूट पे mute. हैं। Good afternoon, sir. Sir, आप mute पे हैं सो. म्यूट कर रखा क्या? ओके चलो अभी ठीक नहीं है। नहीं, वो आप रिकॉर्डिंग ऑन करिए ना सर, वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है, ग्लिच है। अच्छा ओके ओके चलिए गुड आफ्टरनून। अभी किसी ने किया था गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। वेरी गुड, चलिए गुड वेरी आफ्टरनून गुड। सर। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। अच्छा सुनिए, ये लास्ट टॉपिक है हमारा और क्लासेस का मुझे आइडिया नहीं कि कितनी क्लासेस और होंगी, तो मैं चाह रहा था कि इस क्वेश्चन का फॉर्मेट जो है ना आज हम डिस्कस कर ले, और एक क्लास भी अगर हमें कोई मिल गई तो ठीक है, नहीं तो रिवीजन क्लास हमारी 13 दिसंबर को है। ठीक है, तो उसमें मैं सारे टॉपिक जो है 4 आवर की क्लास होगी, वो हालांकि 1 घंटे का बीच में ब्रेक होता है, कोशिश करेंगे कि वो ब्रेक भी ना दें हम। ठीक है, और उसमें पूरा जितना भी मैंने कराया अभी तक टोटल थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में सबको कंप्लीट कर दे ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। ठीक है, एक चीज का आपने ध्यान रखना है, इतनी मेहनत आप लोगों ने की है पूरे 2-3 महीने के अंदर, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आप लोगों ने कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। क्वेश्चन में हम आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आए डिस्कस करते रहे, व्हाट्सएप मुझे करते रहे, रिप्लाई आ जाएगा, थोड़ा लेट सेट हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप है ना प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे आप। ठीक है, तो मेरे साथ कनेक्ट रहे आप लोग। ठीक है, बिल्कुल भी आपने है ना ये नहीं करना कि भाई 1 महीने बाद फिर पढ़ लेंगे या पेपर से 2 दिन पहले पढ़ लेंगे। देखो प्रैक्टिस जरूर चाहिए होती है अकाउंटिंग के अंदर, बस इतना सा आप ध्यान रखें। ये लास्ट टॉपिक है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो लास्ट में आज टॉपिक डिस्कस करूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका सिर्फ फॉर्मेट फॉर्मेट हो सकता है आज डिस्कस हो, और हो मे भी के क्वेश्चन भी हो जाए, तो कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, सर लेकिन आपको व्हाट्सएप ध्यान ग्रुप क्या है क्या रखना है, सर? व्हाट्सएप ग्रुप बहुत सारे बने हुए हैं, कोई बात नहीं, आप मुझे है ना व्हाट्सएप लास्ट में हेलो कर देना, कोई बात नहीं, मैं आपको किसी व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दे दूंगा, मतलब आपको ऐड करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू सर। तो हाँ ओके, तो इसके बाद हमारे पास क्या है, थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान क्या रखना है कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे ना, ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता ही है, कंपलसरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मतलब हर बार ही आता है, तो आपने सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, ये ध्यान रखना है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और क्वेश्चन जो है ना लेंदी भी होता है, ये 12.5 मार्क्स का क्वेश्चन, तो आप लोगों ने सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, ध्यान रखना है, ये बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसके बाद हमारा लगभग क्लियर हो जाएगा सिलेबस, तो एक क्लास आज की और एक नेक्स्ट क्लास के बाद मुझे लगता है सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो भी हमारी रिवीजन क्लास होगी, अगर क्लास कोई और भी होती है, तो आप सिर्फ मुझे वो क्वेश्चन बताएं जो डिस्कस करने हैं, या वो चैप्टर बताएं जो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, और लास्ट ईयर के 2 साल के कम से कम आप लोगों ने पेपर जरूर देखने हैं, 2 साल के पेपर एटलीस्ट जरूर देखने, 24 का और 23 का तो जरूर देखना आप लोगों ने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बेसिकली इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट जो है हमारा वो है प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ बेसिक चीजें भी डिस्कस करूंगा आज मैं। ठीक है, फॉर्मेट भी डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक चीजें भी बताएंगे। देखिए बेसिकली क्या है, कोई भी बिजनेस अब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो हम बहुत सारी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, लाइक गुड्स परचेज करना, सेल करना, या कभी प्रॉपर्टी परचेज करना। ठीक है, या कोई स्टाफ रखे उनको उसको सैलरी देना, कभी कभी हम किसी को डिस्काउंट देते हैं, कभी कभी हमें भी डिस्काउंट मिलता है किसी चीज के ऊपर, कभी कमीशन मिलता है, कभी इंश्योरेंस कराते हैं, मतलब बहुत सारे लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो हम बिजनेस के ड्यूरेशन में करते हैं पूरे इस साल के अंदर। ईयर आप लोगों को पता ही होता है, हमारा जो ईयर होता है वो होता है स्टार्ट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कुछ बेसिक कंडीशन है जो आपको इस चैप्टर के लिए पता होनी चाहिए। ठीक है, ईयर आप पहली बार जब कभी बिजनेस स्टार्ट करें तो आप कभी भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। मान लीजिए आपका मूड करे कि 1 जुलाई को मेरा बर्थडे है, मैं बिजनेस उस दिन से स्टार्ट करूं, आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एंडिंग आपकी 31 मार्च को होगी, तो इसका मतलब हुआ जो आपका बिगिनिंग ईयर हुआ वो हुआ सिर्फ 9 मंथ के लिए, लेकिन अगले साल से आपका जो ईयर रहेगा वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च रहेगा। एक तो चीज आपने ये ध्यान रखनी है, तो ऊपर डेट लिखी हुई मिलेगी क्वेश्चन के अंदर, तो वो ज्यादातर 1 अप्रैल से 31 मार्च ही होती है, कैलेंडर ईयर हम बहुत कम होता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, मतलब नहीं दिया होता है, मैं जनरली देखा नहीं मैंने। ठीक है, तो 31 मार्च आपने ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या है कि हमारे पास क्या होगा कि क्वेश्चन में कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी हो सकती है और या सिंगल बैलेंस शीट भी हो सकती है। ठीक है, तो दोनों हो सकती है, लेकिन सिंगल बैलेंस शीट के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, क्योंकि कंपैरेटिव बैलेंस शीट दे दी तो और भी मुश्किल हो जाएगा, जैसे कि हमने कैश फ्लो में देखा था ना, 2 साल की बैलेंस शीट होती है, दोनों का डिफरेंस हम लेते हैं, तो ऐसा जनरली नहीं होता है। ठीक है, तो वहां पे बैलेंस शीट गिवन होती है, उसका फॉर्मेट आपने देखा था। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस शीट गिवन नहीं होगी, जो आपने प्रिपेयर करना है वो है पहले नंबर पे प्रिपेयर करना है आपने प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरे नंबर पे आता है हमारा बैलेंस शीट।
ठीक है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि आप सेकंड नंबर पे होते हुए भी आप इसको फर्स्ट नंबर पे बनाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस जो फर्स्ट नंबर पे आप इसको सेकंड नंबर पे Second. बनाएंगे। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है। तो पहले बैलेंस शीट बनेगी, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। तो कुछ बेसिक चीजों के मैं आप बारे में बात कर रहा था अभी। तो देखिए, सबसे पहले कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो मैंने आप लोगों को जब बिगिनिंग में बिल्कुल स्टार्टिंग क्लास में जब हमने क्लास स्टार्ट की थी, तो तब मैंने आप लोगों को कुछ सिखाया था। तब मैंने कहा था मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को आपने क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है थ्रू जर्नल एंट्री। ठीक है, जर्नल एंट्री का मतलब होता है एक रिकॉर्डिंग सिस्टम है ये हमारा, जिससे हम कोई भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं तो हमने उसको रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम जर्नल एंट्री। जब जर्नल एंट्री आप डे बाय डे कर देते हैं तो बहुत सारी जर्नल एंट्री इकट्ठी हो जाती हैं, फिर उसके बाद उससे रिजल्ट निकालना हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, लेजर में कन्वर्ट कर देते हैं, लेजर पोस्टिंग में। ठीक है, मतलब आप यूं समझे कि मैंने एक दिन एग्जांपल भी दिया था, एक बहुत सारा बड़ा कमरा है, मैंने वो 2000 बुक्स वहां पे रखी हुई हैं, और सारी बुक जो है मतलब ऐसे ही रखी हुई है, कोई मैनेज नहीं कर रखा मैंने उनको। कोई भी बुक मैं लाता हूँ वो बुक रख दी मैंने, फिर उसके ऊपर एक बुक और रख दी, फिर और रख दी। तो इस तरीके से क्या है, ये बहुत सारी एंट्रियां जो होती है ना, मिक्स एंट्रियां होती है जर्नल एंट्री हमारी। लाइक परचेज किया तो भी उसी दिन उसी में लिख दिया, सेल किया तो भी लिख दिया, सेल्स की सैलरी दी किसी को तो वो भी मैंने उसी में लिख दी, या इंश्योरेंस कराएं तो, मतलब सब मिक्स एंट्रियां होती है। तो इसी तरीके से उस रूम के अंदर मैंने सारी बुक्स मिक्स करके रख दी। अब हुआ क्या कि मैं अगर आपको बोलूं कि इसमें से 10 बुक जो है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट की निकालो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की निकालो, या फाइनेंशियल अकाउंटिंग की निकालो, या कॉस्ट अकाउंटिंग की निकालो, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो मैनेज करके नहीं रखी, वहां पे तो 2000 बुक है, तो सारी एक एक करके बुक आपको देखनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से किस तरीके से मैनेज करेंगे, जैसे कि आप लाइब्रेरी में देखते हो रैक होते हैं बहुत सारे, और उनके अंदर Yes, sir. पर्टिकुलर जो है लिखा होता है कि यानी कि ये अकाउंटिंग की बुक है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग की है, या ये कॉस्ट अकाउंटिंग की, इनकम टैक्स की है। या अगर ये उन बुक को इंग्लिश प्रॉपर हिंदी की तरीके है। से अगर हम रख दें, प्रॉपर तरीके से अगर हम उनको मैनेज कर लें, तो उसके बाद क्या होगा हमारा, कि वो बुक, कोई भी बुक आपको चाहिए तो सिर्फ उस रैक में जाके पर्टिकुलर जगह पे जाके आप वो बुक निकाल सकते हो। तो वहां 10 बुक नहीं, एक बुक भी निकालनी हो तो 2000 बुक में से आसानी से निकाली जा सकती है। तो इसी तरीके से जर्नल एंट्री में क्या करते हैं, हम जर्नल एंट्री को लेजर में जब पोस्टिंग करते हैं तो सबके अकाउंट अलग अलग बना देते हैं। कैश का अकाउंट अलग होगा, बैंक का अलग होगा, सेल्स का अलग होगा, इंश्योरेंस का अलग होगा। तो वो सारे अकाउंट का बेसिक पर्पस क्या होता है कि अगर मुझे देखना हो कि पूरे साल में, पूरे ईयर में मैंने कितनी सेल्स की है, तो मैं पर्टिकुलर उस अकाउंट पे जाऊंगा तो मुझे वहां सेल्स दिखाई दे जाएगी, और साथ में कितना कैश है, कितना क्रेडिट है, वो सब वहां पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से लेजर पोस्टिंग में हम पहुंच जाते हैं। लास्ट में क्या करते हैं, सर जब लेजर पोस्टिंग कंप्लीट हो जाता है, यस प्लीज, सर इसकी लेजर की स्पेलिंग क्या होगी ये? LEDGER, ओके सर, L, ओके। ठीक है। लेजर के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, क्या करेंगे हम, देखो लास्ट में जब ये लेजर पोस्टिंग करते हैं तो कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जो बराबर हो जाते हैं। लाइक के मान लो अगर हमने किसी को क्रेडिट परचेज किया, यानी कि मान लीजिए मैंने 2 लाख रुपए का परचेज किया उधार में, आज 2 लाख रुपए मैंने उसको पे कर दिए, तो हिसाब बराबर हो गया ना। तो लास्ट में कई अकाउंट ऐसे होते हैं जिनका कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा, बट कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जिनका बैलेंस बच जाता है। ठीक है, तो उन अकाउंटों को उठा के जो है हम लोग कहाँ पे पोस्टिंग कर देते हैं, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, जस्ट लाइक एक आपकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। आप चाहो तो लेजर से डायरेक्ट भी बैलेंस शीट या P&L भी बन सकता है, बट फिलहाल क्या होता है कि सबसे आसान तरीका, पहले हम उन सारे बैलेंसेस को उठा के लाएंगे और ट्रायल बैलेंस जो है उसको मेंटेन करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस के लिए मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख रखा है, मैंने, अगर एक मिनट रुको, मैंने जो क्वेश्चन मैंने कराना है आप लोगों को वो क्वेश्चन मैंने लिख दिया था, क्योंकि क्वेश्चन अगर मैं पहले से ही तैयार रखूंगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा, नहीं तो उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है क्वेश्चन बनाने में। तो देखो ट्रायल बैलेंस का जो है ना फॉर्मेट वो किस तरह का होगा, आप ये देखो जरा ध्यान से। ट्रायल बैलेंस इस तरीके से मिलेगा आपको, ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2025 मैंने यहाँ पे लिखा, देखो ये 2 साइडें हैं हमारी, यहाँ मैंने लिखा नहीं, या लिख देता हूं मैं, ये हमारी डेबिट साइड होगी और ये हमारी क्रेडिट साइड होगी। मतलब कि क्रेडिट साइड की आइटम जो है ना वो क्रेडिट में ही लिखनी है, आपने कहाँ लिखनी है वो मतलब अभी बता देंगे। ठीक है, मतलब हाँ ये सारी आपकी या तो इनकम होगी या ये लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करेंगी। क्रेडिट साइड की चीजें हमेशा इनकम या लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, और डेबिट साइड की जो चीजें हैं जितनी भी आपको दिख रही एक्सपेंसिव। हैं यहाँ पर, या तो ये आपकी असेट को रिप्रेजेंट करती हैं या फिर एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, मतलब एक्सपेंसेस और लॉस को मैं एक ही कैटेगरी में डाल रहा हूँ, तो लॉस एक्सपेंसेस बोल दो, या फिर दूसरा नाम क्या है, असेट।
मतलब ये इसी का नाम, ये अच्छा। दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, लेकिन लॉस और एक्सपेंसेस एक ही मान लेता हूँ यहाँ पे। तो ये सारी डेबिट वाली आपके एक्सपेंसेस या सेट होंगी और वो इनकम या लायबिलिटी होंगी। तो इस तरीके से आपको एक ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होगा। वो ट्रायल बैलेंस आपने यहाँ लेजर पोस्टिंग की हेल्प से बनाना होता है, लेकिन आपका तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि पहले जनरल एंट्री बनाओ फिर लेजर पोस्टिंग करो फिर ट्रायल बैलेंस करो। लेकिन ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर कि ये इसका मतलब है लेजर को जो क्वेश्चन है पोर्शन जो हमने बना रखा वो ऑलरेडी हम बना चुके होते हैं। उसके बाद ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन देने के बाद आपको प्रिपेयर क्या करना है, इस क्वेश्चन में प्रिपेयर करना है आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपने प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, ये दो चीजें आपने ट्रायल बैलेंस की हेल्प से लेनी है। साथ में क्या ध्यान रखना है, जब आप ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन ये क्वेश्चन मिलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, सबसे पहला काम जो आपने करना है, क्योंकि देखो प्रिंटिंग मिस्टेक कभी भी हो सकती है, किसी भी पेपर में हो सकती है, ठीक है, या पेपर सेटर जो है हो सकता है बनाते वक्त उससे कोई छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाए और वही सेम प्रिंटिंग में चली जाए और वही सेम के सेम प्रिंट हो जाए। तो इसलिए आप लोगों ने ध्यान क्या रखना है, सबसे पहला काम क्या करना है, अपने डेबिट साइड के जितने भी अमाउंट यहाँ पे लिखे गए हैं इन सभी अमाउंट को जोड़ के नीचे जो टोटल आया है उस टोटल से मैच कर लेना है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं किसी के आगे से भी एक जीरो हटा दूं तो उसका बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है। 30,000 को अगर मैं सिर्फ एक जीरो कर दूं तो ये 3,000 हो जाएगा और इसकी वजह से 27,000 रुपए का यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। अगर मैं 20,000 के पीछे से एक जीरो हटा दूं तो 18,000 का डिफरेंस आ जाएगा और यहाँ पे 18,000 का डिफरेंस मिलेगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला काम पेपर मिलते ही जब भी आप पांचवा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो आपको कैश फ्लो का करना ही करना है, देयर इज नो चॉइस। उसके बाद आपको 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, 4 में से 3 आप एक डेप्रिसिएशन का कर सकते हैं, एक आप थ्योरी का कर सकते हैं, एक आप इन्वेंटरी मैनेजमेंट का कर सकते हैं या फिर रेशियो का भी कर सकते हैं। अगर आपने वो सारे कर लिए तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते हैं तो ध्यान रखें, सबसे पहले इसका टोटल करेंगे, दूसरी साइड का टोटल करेंगे, दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। कभी आप ये देखें कि मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है एक आधी बार कि मान लीजिए इसका टोटल जो है ये लिख रखा है मैंने 4,78,500, ठीक है, दूसरी साइड का टोटल जो है 4,98,500 लिख रखा है और ये टोटल मैच हो रहा है। तो आप कभी ये सोचे कि इसका टोटल इससे मैच हो गया, इसका नहीं, दोनों साइड का टोटल भी मैच होना चाहिए। यानी कि जितना आपका डेबिट साइड का टोटल होगा उतना ही आपका क्रेडिट साइड का टोटल होना चाहिए। तो इसलिए आपने सबसे पहली जो सावधानी रखनी है, प्रिकॉशन रखना, वो कौन सा, कि डेबिट साइड का टोटल चेक करना है, क्रेडिट का चेक करना और दोनों साइड आपकी इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा तरीका मैं आपको आगे और बताता हूँ कि क्वेश्चन अटेम्प्ट किस तरीके से किया जा सकता है आसानी से। ठीक है, ओके, देखिए इसमें हमारे कैलकुलेटर पास अलाउ होगा क्या एग्जाम में? बिल्कुल अलाउ है, थैंक यू सर। आप यूज करें कैलकुलेटर। देखिए इसमें हम इनके अगर के बाद डेटा तो क्या करें आप, सर इन केस अगर एक साइड का डेटा मैच नहीं होता है देन व्हाट विल बी देन नेक्स्ट? अपने इन्विजिलेटर को बोलना है सबसे पहले, क्योंकि ओके उसके बाद इन्विजिलेटर क्या करेंगे, जिसने भी पेपर सेट किया होगा या मान लो कोई भी ऐसी फैकल्टी होगी जो उस टाइम अवेलेबल, उनसे डिस्कस करके उसका सोल्यूशन निकाला जाए विद इन 5 to 10 मिनट्स मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आपको। तब तक कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके लिए बैठना नहीं है आप लोगों ने। ठीक है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। और अगर फिर भी बाई चांस अवेलेबल नहीं होता है कोई भी डेटा तो उसका मैं अल्टरनेट बता देता हूं आपको। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए आपकी डेबिट साइड हमेशा एक्सेस आती है, मान लीजिए ये ज्यादा आ गई, दूसरी साइड अगर आपकी कम आ जाती है, तो उस केस में अगर आपको, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इन्विजिलेटर जो है 10 या 15 मिनट्स मैक्सिमम मान लेना, 15 मिनट तक अगर आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है या इन्विजिलेटर बोल दे कि भाई वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, फैकल्टी अवेलेबल नहीं है, बाई चांस की बात है, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि कोई ना मिले, अगर आपका ये टोटल कम आता है तो आप यहाँ पे ढूंढना कैपिटल, देखना यहाँ पर देखो ये कैपिटल दिख रहा है, आपने क्या है, अगर इस साइड का टोटल कम है, ज्यादा है, डेबिट साइड का, क्रेडिट का कम है, तो आपने इसको क्या मान लेना है, कैपिटल मान लेना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में यहां भी कैपिटल दिखाई दे रहा है, ठीक है, कैपिटल दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब इधर से कुछ भी मिसिंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेल्स मेन चीज होता है और कैपिटल, बाकी चीजें हो ना हो डजंट मैटर। ठीक है, दो ही चीजें बिजनेस के लिए मेन होती है, कैपिटल और सेल्स, क्रेडिट साइड में से दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, सेल्स और कैपिटल, दोनों अगर अवेलेबल है आपके पास। वैसे तो मैं बता रहा हूँ 99% आई एम एश्योर्ड हूं कि भाई के कोई भी चीज मिसिंग नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, अब अगर बाई चांस इसके अलावा फिर भी अगर कोई चीज मिसिंग है क्रेडिट साइड में से, तो आप यहाँ सस्पेंस अकाउंट लिख देना। ठीक है, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो यहाँ पे कैश एट बैंक या कैश इन हैंड चेक कर लेना। ठीक है, दोनों में से कोई एक भी कम मिल जाए तो इसका मतलब एक ही बात है। अगर कैश इन हैंड या कैश एट बैंक अगर अवेलेबल है
तो बाकी चीजें हमें नहीं पता बिजनेस में क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा, बट वो तो होना बहुत जरूरी होता है कैश एट बैंक। अगर वो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रेडिट साइड ज्यादा है और यहाँ नहीं है, तो यहाँ भी आप सस्पेंस अकाउंट लिख देना, सस्पेंस अकाउंट डेबिट या क्रेडिट जो भी होगा उसके हिसाब से क्वेश्चन मेंटेन करना। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक के चांसेस बहुत कम होते हैं, और दूसरी बात अगर होगा भी तो इन्विजिलेटर आपको इसका रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट आगे। सर आगे एक कैसे बात और पूछनी है, साइंटिफिक कैलकुलेटर रहेगा या फिर नॉर्मल कैलकुलेटर रहेगा? नॉर्मल कैलकुलेटर? साइंटिफिक कैलकुलेटर की क्या जरूरत है? हम अकाउंटिंग में तो 2 और 2 प्लस 4 ही करते हैं, हम तो डिवाइड भी नहीं करते किसी चीज को। सर मतलब जैसे और सब्जेक्ट भी है ना, तो उसमें जैसे कैलकुलेटर जाता है साइंटिफिक, बेटा तो फिर वो आप उसमें नॉर्म। फैकल्टी से, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, वो आप अच्छा फैकल्टी से डिस्कस करें, बट अपने को तो कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं है। थोड़ा सा आप ये अगर, क्योंकि पेपर अपना इतना मुश्किल भी नहीं होता एक दो क्वेश्चन को छोड़ के, ठीक है, तो अपना ओके। नॉर्मल एक कैलकुलेटर बात रहेगा। एक और है कि अभी आपने कहा 23 एंड 4 के, तो वो आप अवेलेबल करा दोगे फिर कहीं से, कहाँ से 23, अच्छा पॉसिबल है? 23 और 24 का पेपर, हाँ वो मिल जाएगा कहीं ना कहीं, मेरे पास किसी सर पुराने इसमें है, स्टूडेंट का। टीम्स पे डाला हुआ है मैंने, लाइव अच्छा यू कैन गो रेफर टू द टीम्स। ओके, पिन कर देना मुझे। चल चलिए देखिए, अब इसके बाद आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है आपने, यहाँ पे देखो ट्रायल बैलेंस आपने चेक कर लिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, क्वेश्चन को प्रॉपर करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ये तरीका है ना आपको याद रखना है। इसके बाद आपने एडजस्टमेंट को रीड करना है। ये देखो बहुत सारे एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में दिख रही है, 7-8 एडजस्टमेंट है, 1 बाय 1 करके आपने इसको रीड करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ के बाकी कोई भी ट्रांजेक्शन आपको दिखे, जैसे लाइक ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड 1000 एज एडवांस फॉर एक्सपेंसेस, ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके से कोई भी ट्रांजेक्शन दिख रही है, तो जैसे ट्रेड रिसीवेबल दिख रहा है, तो आपने यहाँ पे ढूंढना ट्रेड रिसीवेबल कहाँ पर है, और आपने क्या करना, हल्का से एक टिक कर लेना कि ट्रेड रिसीवेबल मुझे दिखा, ट्रेड रिसीवेबल में मैं टिक कर लूंगा, तो ये देखिए ट्रेड रिसीवेबल ये रहा, दिख रहा है ये वाला, इसको हल्का सा टिक कर लेना। इसका मतलब क्या हुआ टिक करने का, कि जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा यहां से, बिल्कुल बिगनिंग से, डेबिट साइड से, ठीक है। और साथ की साथ मैं क्या करूंगा, जैसे ही वो टिक वाला पॉइंट आएगा तो मैं उस एडजस्टमेंट को उसके साथ ही तुरंत कंप्लीट करूंगा। ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि कुछ चीजें एडजस्टमेंट की इनमें ऐड करनी होती है, कुछ चीजें इनमें लेस करनी होती है। अगर आपने उन चीजों को बाद में किया तो एड लेस के लिए कटिंग करनी पड़ेगी, जो कि बिल्कुल गलत प्रैक्टिस अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही आप कोई एडजस्टमेंट पढ़े तुरंत उसको टिक कर लें। जैसे प्रोविजन लिखा हुआ है, प्रोवाइड 5% ऑन ट्रेड रिसीवेबल फॉर डाउटफुल डेट्स, तो देखो एक ये हो गया एक ये हो गया, दो एडजस्टमेंट तो सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल की है, तो आप यहाँ पे चाहे तो 2 टिक कर दें, नहीं तो कोई बात नहीं, ट्रेड रिसीवेबल जब आप पढ़ेंगे तो इकट्ठा ही पढ़ लेंगे कि 2 बार लिखा हुआ, तो 2 चीजों को हमें एक साथ कंप्लीट करना है। तो क्लियर है सभी को? सबसे पहला काम करना है टोटलिंग चेक करना है, दोनों साइड को मैच करना है, डिफरेंस आए तो सस्पेंस अकाउंट लिखना है, फिर उसके बाद आप लोगों ने एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट समझने के बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, टिक करने के बाद क्वेश्चन हमेशा यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों को एक साथ चलाना है। इस सीट के ऊपर मान लीजिए मैं कहता हूं कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है, तो दूसरी सीट जो है पीछे या उससे नेक्स्ट सीट पे आपने बैलेंस शीट को बनाना है। पहले बैलेंस शीट बनेगी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, फिर उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, ठीक है। तो इन चीजों को आपने ध्यान रखना है। आइए ठीक है, इसके बाद कुछ बेसिक चीजें और डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसका फॉर्मेट की बात करेंगे हम। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो नाम से ही पता चल रहा है, जब भी कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो आइदर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो इसीलिए प्रॉफिट और लॉस का बेसिक मतलब जो है अर्निंग कहाँ से आती है उसके पीछे हम क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ढूंढेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो इट मींस के सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बोलते हैं हम सेल्स। तो क्वेश्चन में आपको एक ही मेन मेजर सेल होती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको ढूंढना है आपने। अगर कोई भी आपका रिटर्न भी है, सेल्स रिटर्न है, तो आपने क्या करना, उसमें से लेस कर देना। जब मैं फॉर्मेट कराऊंगा तब ये बताऊंगा भी, लेकिन कुछ बेसिक चीजें पहले ही पता होनी चाहिए आपको। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स में से लेस करना है आपने, यहाँ पर लेस करेंगे क्या, सेल्स रिटर्न, ठीक है। सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद जो एक्चुअल में डिफरेंस आ जाएगा वो आपकी नेट सेल बोली जाएगी। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये कॉस्ट ऑफ कई बार है ना, कॉस्ट ऑफ स्टॉक कंज्यूम्ड की बात करते हैं, इन्वेंट्री कंज्यूम्ड की बात करते हैं, तो उसको एक यहाँ पे क्या है हम एक पैटर्न में लिखेंगे, तो वो मैं अभी आपको फॉर्मेट के साथ बताऊंगा। तो 2-3 चीजें ये आपने ध्यान रखनी है। इसके अलावा बैलेंस शीट में क्या ध्यान रखना है, बैलेंस शीट में जब जैसे मैंने आप लोगों को एक फॉर्मेट सिखाया था, याद है, मैंने कहा था एनसीए, एनसीआई और
सीए, ये 3 चीजें मैंने आपको फॉर्मेट में बताई थी। तो देखो कई मैंने क्या कहा था, वर्टिकल या ओरिजेंटल 2 तरीके के बैलेंस शीट बनाते हैं, एक इस तरीके की, एक जो मैं अभी सिखाऊंगा। तो एनसीए की क्या है, आपने डिटेल्स तो यहाँ लिखनी है। डिटेल्स कहाँ लिखनी है, बैलेंस शीट में एनसीए लिखेंगे आप। और इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके आपने नोट बनाने हैं, नोट, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट, जो इसके पीछे डिटेल से आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो जितनी भी प्रॉपर्टी आपके पास होंगी उन सभी प्रॉपर्टीज के मतलब जिस जिसका आपको लगे कि जरूरत है, लाइक के प्लांट एंड मशीनरी है, हो सकता है हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेंटेन करते हो तो आपको उसका नोट नंबर बनाना पड़ेगा, ठीक है। या आपकी एनसीए में 3 प्रॉपर्टी है, एक लैंड एंड बिल्डिंग है, एक फर्नीचर है, एक आपका, तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी मेंशन करके उसके नोट टू अकाउंट में डिटेल नीचे दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपके क्या हो गए, 3 पार्ट हो गए कुल मिला के। जैसे मैंने बोला प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, और तीसरा पार्ट क्या हो गया, नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। ये हमारे पास हो गए तीसरा पार्ट, ठीक है। इसको तीसरे नंबर पे ही रखना है, यहाँ भी तीसरा लिखा है मैंने, इसको भी थर्ड लिखा है। तो आपने सबसे पहले नंबर पे किसको रखना है, बैलेंस शीट को रखना है। दूसरा क्या है आपके पास यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। तीसरे पे रहेगा नोट टू अकाउंट, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। आइए जरा अब इसके बाद जो है हम फॉर्मेट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पी एंड एल का फॉर्मेट लेंगे, और पी एंड एल का फॉर्मेट किस तरीके का होगा आपका, ठीक है, वो आपने ध्यान रखना है। फिर टाइम बचेगा तो क्वेश्चन ले लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। इस बार फॉर्मेट है, नेक्स्ट क्लास में हम जो भी बीच में कोई क्लास आएगी तो उसमें हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें। क्वेश्चन ये मैं सेंड कर दूंगा आपके पास, कोई प्रैक्टिस करना चाहे तो कर भी सकता है, ठीक है। चलिए मैं पेज चेंज कर देता हूँ एक बार। एक्सक्यूज मी सर, मुझे एक बात पूछनी थी। यस प्लीज। आपने सेंड कर रखे हैं, उनके भी सॉल्यूशंस नहीं आए अभी, डेप्रिसिएशन का, इन्वेंट्री का। बिल्कुल नहीं आया होगा आपके पास। आज भी मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास कैंसिल कर रहा था मैं एक्चुअल में, अभी मैंने एक मैरिज में जाना है, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा चलो जाते जाते क्लास ले लेते हैं, थोड़ा लेट पहुंच जाएंगे। तो बेटा एक काम करते हैं, मंडे को अगर आपका रिप्लाई नहीं आता है तो फिर आप मुझे कॉल करें, एक बार याद दिलाएं सर, आप एक कॉल करके कि सर अभी तक आपने रिप्लाई नहीं किया है, ठीक है। मंडे को आपको 101% रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो सर रिप्लाई डेप्रिसिएशन मतलब के सर आप मतलब ऐसा कि जो क्वेश्चंस आपने भेज रखे उसके सॉल्यूशंस बनाकर सेंड कर देंगे, फिर हम लोग अपने लेवल पे चेक कर लें उसके सॉल्यूशन, अपने सॉल्यूशंस के अगेंस्ट, या फिर आप कह रहे हैं ठीक कि है हम बेटा। सॉल्यूशंस करें और फिर आप चेक, ऐसा? नहीं नहीं नहीं, एक काम करता हूँ, मैं सॉल्यूशन निकाल के दे दूंगा, क्योंकि आप लोग भेजेंगे तो हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे गलत भेजेंगे क्वेश्चन, हाँ ठीक है ना। तो ठीक वो है। मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा इतने सारे बच्चों का चेक करना। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपके पास आंसर भेज देता हूँ, आप लोग चेक कर लेना ग्रुप में, ठीक है। मुझे लगता है ये यस कन्वीनियंट है मेरे लिए, ठीक है। तो मैं ये जी आसानी से सर कर आज दूंगा, आपका तो मैं आपको भेज दूंगा। बहुत क्लियर हो हाँ रही तो है। आप चलिए करें स्टार्ट। यस सर। सबसे पहले सर स्टेटमेंट। हाँ बेटा। कल सर की क्लास होगी ना, बहुत कल की हाँ क्लास में तो आ रहे हो ना आप? हाँ आ रहे हैं बेटा, कल आ रहे हैं। ठीक। स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ जी। सर हमें लेजर और ट्रायल बैलेंस तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मतलब वो भी सीखना है, मतलब फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो जरूरत नहीं है ना? नहीं नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सीखो आप, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में जब कभी यूज करना हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सीख लेना, जब भी टाइम लगे आपको। जी सर, क्योंकि सर मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो सर ये सब उतना मतलब हमें पहले पढ़े नहीं नहीं है, तो हमें वो थोड़ा कोई बात डिफिकल्टी नहीं, ये आती है। इतना मुश्किल भी नहीं है। आप एक दो क्लास एक दिन भी पूरा दिन दे देंगे ना इसको तो आपको आराम से आ जाएगा। ये इतना बड़ा साइंस की तरह नहीं है इतना मुश्किल, ये बहुत आसान होता है अकाउंटिंग में, ठीक है। कोई सर बात आपकी नहीं, फिर स्क्रीन भी आज अगर क्लियर जब टाइम लगे आप कर नजर आ सकते हैं। रही है। चलिए देखें अब हम इसको, आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करेंगे सबसे पहले हम। यहाँ पे देखिए पहले लिखना है हमने पर्टिकुलर, यहाँ पे आप रखेंगे नोट नंबर, बीच में एक छोटा सा कॉलम रख लेंगे इधर। इसके बाद यहाँ पे अमाउंट का कॉलम रख लेंगे, ठीक है। अमाउंट का थोड़ा मैंने बड़ा ही कॉलम ले लिया, थोड़ा छोटा कर सकते हैं आप इसको, कभी कभी कंपैरेटिव का होता है, लेकिन खैर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो मतलब आपको थोड़ा ही छोटा ही चाहिए था, ज्यादा बड़ा भी क्वेश्चन नहीं चाहिए था आपको, ठीक है। अमाउंट का कॉलम है ये रुपीज का, और ये लास्ट वाला कॉलम समझ लो यूजलेस है, ये रफ समझ लो आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे यहाँ लिखना है नंबर 1। नंबर 1 को जो आपने लिखना है वो है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। रिवेन्यू सर फ्रॉम पर आपने तो ऑपरेशन बोला तो में क्वेश्चन में सबसे पहले बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट बनाने, बेटा सिखा तो लेने दो, प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा तो उसके प्रॉफिट को पुट कहाँ करोगे। क्वेश्चन नहीं, ये सिर्फ फॉर्मेट सिखा रहे हैं आपको। जब क्वेश्चन मैं करूंगा तो दोनों इकट्ठी चलाऊंगा मैं, ना तो
बैलेंस शीट पहले बनाऊंगा ना, मैं पी एंड एल बनाऊंगा, दोनों इकट्ठे करूंगा मैं एक एक आइटम उठाता जाऊंगा, जो जिसमें आता जाएगा मैं एक पेज इधर रखूंगा, एक इधर रखूंगा, दोनों को एक साथ करता जाऊंगा, ठीक है। लेकिन फॉर्मेट आपका रहेगा जो पेपर में, वो बैलेंस शीट का रहेगा। अगर मैं अभी बैलेंस शीट बनाने लग गया ना, तो यहाँ पे प्रॉफिट आपको मैं पिछले साल के प्रॉफिट तो मैं क्वेश्चन में दिखा दूंगा, ये रहे। करंट ईयर का प्रॉफिट कैसे निकालूंगा मैं? करंट ईयर के प्रॉफिट ऐड होंगे ना बेटा लास्ट ईयर में, तो इसीलिए मैं आपको पहले ये थोड़ा सा ये फॉर्मेट बता रहा हूँ। बट बनाना 2 ही नंबर पे है आपने, ये अभी आप पेपर नहीं कर रहे हैं, फॉर्मेट समझ रहे हैं, सिर्फ फॉर्मेट, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, आपने यहाँ पे सेल्स ढूंढना है क्वेश्चन के अंदर। तो सेल्स कहाँ मिलेगा? क्रेडिट साइड में। तो ये जितनी भी आइटम्स, एक काम कर लेना छोटा सा बस आज, कि ये जितनी भी चीजें मैंने लिखी है ना, ये मैं क्वेश्चन डाल दूंगा आपके पास, इनको याद कर लो, ये डेबिट आती हैं और ये सारी चीजें क्रेडिट में आती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, ताकि आपको है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी चीज ढूंढनी हो तो कहाँ ढूंढे हम, ये आपको आदत पड़ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो कई बार क्या होता है कि हम जैसे मैंने ही देखो यहाँ पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नाम क्या लिखा हुआ है? सेल्स, ठीक है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कभी आप ढूंढते ही रह जाओ कि इसमें तो मिला नहीं, बट सर ने कहा था पहले नंबर पे चाहिए, वो तो वही सबसे पहले वही गायब है। तो मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, इसका दूसरा नाम क्या है? सेल्स है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा वो आपने यहाँ पे पुट कर देना। ध्यान क्या रखना है बस छोटा सा, कि जो सेल्स आएगी वो आपकी, वो आपने लेस कर देनी है सेल्स रिटर्न, और जो सेल्स रिटर्न लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो आपने यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा लिखते हैं आप अदर इनकम, अदर इनकम। अब अदर इनकम में क्या लेना है? मान लीजिए क्वेश्चन में बाई चांस की बात है, कोई भी ऐसी इनकम आपको दिख जाए जो क्या हो, सेल्स के अलावा आपने जनरेट की हो, इनकम रेवेन्यू जनरेट किया हो, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना। लाइक के मैं एक क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको, ये मैंने क्या कहा था, क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड में क्या है, या तो इनकम दिखेगी या आपको लायबिलिटी Yeah. दिखेगी। तो यहाँ पे सेल्स जो हो गया, ये तो हो गया हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हाँ जी। उसके बाद दूसरा क्या है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे ये डिस्काउंट दिख रहा है आपको, डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट एक कितना है आपका? 1000। तो ये डिस्काउंट आपकी अदर इनकम का काम करेगा, ये कमीशन आपके लिए अदर इनकम का काम करेगा, ठीक है। और बाकी नीचे भी जितना भी दे रखा है, ये सारी की सारी अदर आपकी लायबिलिटी है। तो ये दो चीजें मैंने अदर इनकम जान के डाली है, कि सेल्स के अलावा कुछ और इनकम हो तो आप उसको अदर इनकम में पुट करते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, इन दोनों को। तो इससे आपके पास जो अमाउंट आएगी उसको बोलते हैं टोटल इनकम, टोटल इनकम। टोटल 1+2 कर देना है, दोनों को जोड़ के इकट्ठा दिखा देना है। अब इसके बाद आपके पास ये जो कॉलम है, इसको नाम दे सकते हैं आप कॉलम नंबर 3। अब इसके बाद आप कॉलम नंबर 4 लेंगे यहाँ पर, जिसको हम देंगे नाम एक्सपेंसेस। अभी एक्सपेंसेस जो 4th नंबर पे, इसको थोड़ा सा ध्यान से रखना आपने। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर किसकी डिटेल? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में क्या लेना है? सबसे पहले नंबर पे आपने लेना है परचेज, परचेजेज ऑफ स्टॉक, यानी कि पूरे साल में जो आपने स्टॉक परचेज किया है, सबसे पहले आपने वो लेना है। तो आप यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्टॉक को पुट कर देंगे, जो भी आपने स्टॉक परचेज किया है। तो क्वेश्चन में देखो ये रहा, जैसे हमारे पास ये देखो इधर परचेज ये लिखा हुआ डेबिट साइड में। तो ये सारी याद करने से ना तुरंत आपको ये पता चलेगा किधर मिलेगा। उसके बाद परचेज के बाद लेस करना है, इसमें से परचेज रिटर्न याद रख लेना। परचेज यहाँ पे है और रिटर्न इसके अपोजिट में मिलेगा। तो देखो ये रिटर्न लिखा मैंने, देखो परचेज रिटर्न, ब्रैकेट में परचेज भी लिखा, वैसे मैं लिखता नहीं हूँ, लेकिन ये रिटर्न मैंने ब्रैकेट में परचेज लिखा, PUR शॉर्ट में लिखा है। तो ये 4000 जो है ये परचेज में से माइनस करना। और देखो डेबिट साइड में जो लिखा ना, ये सेल्स रिटर्न है, तो वो सेल्स में से माइनस करना, ठीक है। तो ये 2-4 चीजें थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी है, बस इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज सिर्फ फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं, अगली क्लास में क्वेश्चन भी कर लेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, परचेज के बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री के नाम से भी हो सकता है। तो चेंज इन स्टॉक में आपने ध्यान क्या रखना है, आप लेंगे ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आपने ये लेना है। तो आपका जो भी चेंज इन स्टॉक आएगा, प्लस आए माइनस आए, वो आपने यहाँ पुट कर देना। प्लस माइनस इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपका, कि मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक था 1 लाख रुपए का, क्लोजिंग स्टॉक है 80 का, तो इसका मतलब 20,000 रुपया तो पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, तो 20,000 पॉजिटिव लिखेंगे। लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक 80,000 था और क्लोजिंग स्टॉक आपका 1 लाख है, तो नेगेटिव लिखेंगे आप।
तो नेगेटिव यहाँ लिखेंगे। नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि जो आपने स्टॉक, मतलब इस साल क्या है आपके पास बच ज्यादा गया, ठीक है, मतलब रिमेनिंग जो स्टॉक है जितना आपके पास बिगनिंग में था उससे ज्यादा स्टॉक अगर आपके पास बचा है तो इसका मतलब आप बेच नहीं पाए उसको, तो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। तो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। मैं इसको यहाँ कुछ हिंट देता चलूं क्या, 1 2 3 या कुछ ऐसे ही रहने दूं, मतलब यहाँ पे मैं लिखूं क्या रहने ए दीजिए और सर। B? अच्छा चलो ठीक है। रहने दो। इसके बाद नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट इसके बाद लेते हैं फिर हम फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर क्या लेना है आपने, अगर आपने कोई भी किसी तरह का लोन ले रखा है या डिबेंचर आपने इशू कर रखे हैं तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आप पे करेंगे, कोई भी बैंक ओवरड्राफ्ट के आप ऊपर पे करें या डिबेंचर के ऊपर पे करें या फिर आपने कोई लोन ले रखा है तो उसके ऊपर कोई भी किसी तरह का इंटरेस्ट आप पे करते हैं तो आपने वो यहाँ फाइनेंस कॉस्ट के अंदर शो करना है, ठीक है। जैसे सर मैं दिखा देता हूँ, मैंने पॉइंट डाला हुआ है यहाँ पर सर जी। सर एक क्वेश्चन सर था, अगर आप नंबर लाइन दे फाइनेंस देंगे कॉस्ट ना के तो अंदर फिर याद डिविडेंड करने भी में आएगा? रहेगा कि एलिमेंट्स कितने। हाँ बोलिए, आपका भी सुन लिया मैंने, अभी आप पीछे से कोई बोल रहे थे, बताइए। सर मैं पूछ रहा था फाइनेंस कॉस्ट में डिविडेंड भी आएगा? डिविडेंड नहीं लिखना आपने, इंटरेस्ट लिखना है सिर्फ, ठीक है। ठीक है। ये देखिए डिबेंचर जो है ना, डिबेंचर ये दिख रहा है आपको, जी 50,000 का डिबेंचर, इसके आगे एक रेट लिखी हुई है 10% डिबेंचर, ये मैंने आपको रेशियो में भी बताई है, कैश फ्लो में भी बताई है। तो कुल मिला के अगर आप ध्यान से समझोगे ना तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कैश फ्लो के साथ और रेशियो के साथ भी कोरिलेट करता है, ठीक है। तो हमारे पास ये 10% का मतलब ये हुआ 50,000 का 10% 5,000 इंटरेस्ट आपने पे करना है, ठीक है। तो ये फाइनेंस कॉस्ट हमारे यहाँ पे ये आ गई, ओके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आप लेना है वो लेना है डेप्रिसिएशन। छोटे छोटे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ ऐसे A B C और ये D, ठीक है। ये किसके पार्ट है, 4th नंबर के पार्ट है, बस ये देख लेना आप, ठीक है। इसके बाद है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। ये आपने लेना है यहाँ पर अमोर्टाइजेशन। Depreciation मैं क्या होता है सर? बता देता हूँ बेटा, रुको। ये जो डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन जो है ना वो आपने यहाँ पे डालना। देखिए जो टेंजिबल एसेट आपके पास होती हैं, ठीक है, अगर वो राइट ऑफ करनी है, मतलब उनकी वैल्यू जब कम होती है ड्यू टू वियर एंड टियर, ठीक है, जब आप उसको यूज करते हैं किसी भी टेंजिबल एसेट को और उसकी वैल्यू कम होती है तो उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। और जब कोई इंटेंजिबल एसेट आप राइट ऑफ करते हैं तो उसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन, ठीक है। लाइक गुडविल राइट ऑफ करते हैं तो उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अमोर्टाइजेशन का मतलब जो आपकी इंटेंजिबल एसेट है जब उसको कम, उसकी वैल्यू कम करना है तो अमोर्टाइजेशन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अब आपके लगभग सब खर्चे आ चुके हैं। इसके बाद हमारे पास एक होता है, अरे स्टाफ का रह गया हमारा, चलो कोई बात। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, ठीक है, या स्टाफ या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है। ये आपका क्या है 5वें नंबर पे, ये ऊपर भी डाल सकते हैं, थोड़ा नीचे आ गया, ये तीसरे पे ही डालना था, C नंबर पे मैंने, कोई बात नहीं, ठीक है। तो स्टाफ का जितने भी खर्चे होते हैं, स्टाफ को आपने चाहे बोनस दिया हो, उसको सैलरी दी हो, मतलब कोई भी किसी तरह का खर्चा आपका हो, चाहे वो स्टाफ से रिलेटेड, वो आपने यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। ध्यान रखना है कोई भी स्टाफ का सैलरी हो, वेजेस हो मेन, ठीक है, तो वो सब आपने इसमें डाल देना है। इसके बाद नेक्स्ट होता है लास्ट में F नंबर बना रहा हूं मैं, मतलब ये जरूरत नहीं है आपको ABCD लिखने की, बस ये फिलहाल के लिए आपके लिए लिख रहा हूँ बस। आप सीक्वेंस में लिखते हैं, ऊपर नीचे भी हो गया तो कोई इतना बड़ा नहीं है पहले, लेकिन ध्यान रखना परचेज ऑफ स्टॉक और चेंज इन स्टॉक रखना है, इसके बाद ये ऊपर नीचे भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद लास्ट में क्या होगा, जो भी एक्सपेंसेस ऊपर इन 5 में नहीं आए तो रिमेनिंग एक्सपेंसेस आपने क्या करना है, अदर एक्सपेंसेस की कैटेगरी में डाल देने हैं, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस डालते हैं, यहाँ पे जो आपके पास अमाउंट आएगी इन सबको फिर आपने जोड़ लेना है। ये लाइन लास्ट वाली तो ऐसे ही चल रही हमारी, इन सभी को ऐड कर लेना। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे किसको मैंने ऐड किया, इन सभी को आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद जो है आपके पास अमाउंट आएगी वो आपका 4 नंबर है, इसको बोलेंगे टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। अब 5वें नंबर पे आपने लेना है यहाँ पर प्रॉफिट
बिफोर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या करेंगे आप, टोटल जो इनकम थी थर्ड नंबर पे आपके पास, देखो ये थी टोटल इनकम, और माइनस कर देंगे फोर्थ नंबर। ठीक है, इसको करने के बाद जो आएगा वो फिफ्थ नंबर पे आप यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि फिफ्थ नंबर आ गया ना, तो थर्ड और फोर्थ इनकम और एक्सपेंसेस का जो डिफरेंस होगा वो आ गया आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, इसके बाद जो है आपने क्या करना है, माइनस लेस कर करके देना जो है छोटे आएगा नंबर। वो आएगा ना क्या आएगा बेटा? सर, माइनस करके करना है थर्ड और फोर्थ को, जो माइनस करके यहाँ हाँ, पर यस आएगा। यस यस यस, माइनस करके इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करके करना है। ठीक है, ओके ओके अब इसके बाद सिक्स नंबर पे जो लेना है वो आपने लेना है टैक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में टैक्स की रेट आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, मैंने भी लिखी होगी, देखो कहीं ना कहीं, देखो ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, तो इसमें देखो सबसे नीचे लिखा प्रोवाइड फॉर इनकम टैक्स 30%। जो भी इनकम आपकी बच जाएगी, जो रिमेनिंग इनकम आएगी थर्ड माइनस फोर करने के बाद, इसका 30% आपने यहाँ पे माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो आपके पास बचेंगे प्रॉफिट्स वो आपने यहाँ पे लिख देने, तो उसका आप 7 नंबर दे सकते हैं, 7। इसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये जो अमाउंट आएगी इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें आप। और ये टैक्स निकलने के बाद इसका क्या ट्रीटमेंट करना है, कहाँ जाएगा अब ये प्रॉफिट, ये जाएगा बैलेंस शीट में। तो अगर मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले करा देता तो ये प्रॉफिट नहीं समझ आता कि ये प्रॉफिट कहाँ से आया। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको फॉर्मेट कराया, लेकिन जब बैलेंस शीट और क्वेश्चन दोनों इकट्ठे करेंगे हम तो फिर साथ चलेंगे हम उसमें। ये नहीं कि जोन सी आइटम पहले दिख गई वो पहले लिख देंगे, वो चाहे किसी भी फॉर्मेट की हो, अपने को क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, और मैं आपको एक पैटर्न भी बता दूंगा कि किस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कितने नोट टू अकाउंट आपको बनाने चाहिए। ठीक है, एक आधा अगर आपने नहीं भी बनाया तो आप अंदर ही वहां बैलेंस शीट में लिख दो, क्योंकि इतने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते अकाउंटिंग में। ठीक है, मतलब क्वेश्चन के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ में तो बहुत सारी चीजें स्ट्रिक्ट होती हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप यहाँ निकाल लेंगे, जैसे कि हमने रेशियो में भी देखा था, जैसे कि हमने कैश फ्लो में भी देखा था। ठीक है, तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 7th नंबर। तो इस फॉर्मेट की एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बैलेंस शीट करा रहा हूँ आपको। फिर इन चीजों में कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ एक बार क्वेश्चन में बताएंगे, सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराएंगे लेकिन आज आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर हम्म, हेलो सर। अब बेटा सर, ये बोलो। जो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस है, ये क्वेश्चन पे कहाँ गिवन होगा? ये क्वेश्चन में कहाँ गिवन होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो ये क्वेश्चन दिया रहेगा इसे, इसमें प्रोडक्टिव वेजेस दिख रहा है आपको 20,000, यस सर। एक इसका पार्ट है स्टाफ बेनिफिट एक्सपेंसेस का। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो आपका सैलरी दिख रहा है आपको, यस सर। ये भी उसी में इंक्लूड करना है। तो स्टाफ के नाम से कोई भी खर्चा आपको यहाँ पे दिखे, आपने उन सबको क्लब करना है और यहाँ लिख देना है। बस ध्यान क्या रखना है यहाँ पर अपने, डिस्काउंट अदर इनकम में क्यों होता है कंसीडर? हमें हमारे यहाँ पास यहाँ डिस्काउंट देखो और कुछ कॉलम ही नहीं है हमारे पास, स्टॉक में नहीं डाल सकते डिस्काउंट को, फाइनेंस में नहीं डाल सकते, डेप्रिसिएशन भी नहीं है, स्टाफ का भी खर्चा नहीं है, तो बचा क्या? ऐसे तो बहुत सारे कॉलम बना देंगे, बहुत लंबा क्वेश्चन चला जाएगा हमारा। तो हमने क्या करना है, बेसिक ब्रीफ में यहाँ लिखना है। आप ऐसे समझो कि कुल मिला के एक मैं बात समझा देता हूँ आपको, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड हो या नॉन कॉमर्स, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो ये फॉर्मेट जो है ना बेटा, मैंने देखो एक पेज भी पूरा नहीं लगा, नीचे देखो कितनी स्पेस बच गया। इसको देख के आप P&L का एक अनुमान लगा सकते हो, एक एस्टिमेट लगा सकते हो, आइडिया लगा सकते हो, और इसको देख के आप एक ओपिनियन दे सकते हो कि भाई इस साल इतना प्रॉफिट हुआ या इतनी इनकम हुई। ठीक है, इतने एक्सपेंसेस हुए, इनमें से मेन एक्सपेंसेस जो है हमारे ज्यादा से ज्यादा खर्चे किस में चले गए, तो आप इसको देख के अनुमान लगा सकते हो। यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस में मान लो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हमारे है ना बहुत छोटे छोटे होते हैं, 10-15 एक्सपेंसेस दे दे। मान लीजिए साफ सफाई का खर्चा आ गया, स्टाफ वेलफेयर का खर्चा, मतलब छोटा मोटा कोई चाय पानी का खर्चा, रिफ्रेशमेंट का खर्चा आ गया, क्लाइंट आ गया उसका खर्चा। अगर आप सबके छोटे छोटे हेड बनाते चलेंगे ना, तो आपकी तो पूरी की पूरी यूं लगा लो बैलेंस शीट इतनी बड़ी हो जाएगी कि 5 पेज में बैलेंस शीट आएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनकी जिसको ज्यादा ही डिटेल देखनी है तो हम यहाँ पे नोट नंबर डालते हैं बेटा। तो नोट नंबर डालने के बाद क्या है, मैंने बोला ना 3 पार्ट बनेंगे, एक P&L, एक बैलेंस शीट, एक नोट टू अकाउंट। तो अगर आपको लगता है कि यानी कि इसको मैं ज्यादा डिटेल से देखना, सपोज करो ये 20 लाख रुपए है, आपको लगता है ये तो बहुत बड़ी अमाउंट, अदर एक्सपेंसिव में जाके मैं चेक करूं क्या किया मैंने, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं कि यानी कि वहां 20 लाख किस में लगा। लेकिन अगर ये 5,000 रुपए और यहाँ लाखों की करोड़ों की बात चल रही है, 5,000 कौन देखेगा 5,000 किस चीज का है।
ठीक है, कोई छोटा मोटा हो गया होगा खर्चा। तो इसलिए बेटा यहाँ पे आपने क्वेश्चन को ब्रीफ में लिखना है, उसके बाद पीछे जो नोट टू अकाउंट बनते हैं वो उनकी डिटेल्स होती है। ठीक है, तो यहाँ आप अगर डिटेल्स में लिखने लग गए ना तो आपको फिर वो ना प्रैक्टिकली आपके लिए पॉसिबल ना पढ़ने वाले के लिए पॉसिबल जिसके लिए आप ये बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाकी बच्चे कुछ हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलिए। सर आप बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बोलूं? इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड क्या होता है? जी जी सर बोले, आपको बीच में टोक दिया। कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड दोनों ही हमारे लिए ना क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, बट दोनों में डिफरेंस सुन लो क्या होता है। कैरेज इनवर्ड होता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज के ऊपर कोई भी एक्सपेंसेस कभी भी आपको लगे कि ये परचेज का रिलेटेड कोई भी खर्चा आपको लगे कि एक्सपेंसेस है, तो आपने क्या करना, उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानना और परचेज का पार्ट मान लेना है। ठीक है, लेकिन अगर हमें कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस जो गोडाउन पे गुड्स आने के बाद यानी कि सेल से रिलेटेड या गोडाउन पे आने के बाद कोई भी एक्सपेंसेस लगता है, लाइक कि मान लीजिए मैंने मुंबई से कोई सामान खरीदा, वहां से खरीदा तो मुंबई से वहां ट्रक में लोडिंग अनलोडिंग का एक्सपेंसेस होगा, ट्रक एक्सपेंसेस होगा, या मान लो कार्गो के थ्रू आता है या ट्रेन के थ्रू, मतलब कैसे भी आता है वो सामान दिल्ली तक आता है, तो रास्ते में कोई भी खर्चा मुंबई से लेके दिल्ली तक लगता है तो मेरे लिए वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे और मैं उसको परचेज का पार्ट मान के चलूंगा। इसके बाद वो खर्चा क्या है, गोडाउन पे मेरा सामान आ गया, गुड्स आ गया। अब उसके बाद बहुत सारे खर्चे लगेंगे, कभी गोडाउन का एक्सपेंसेस लगेगा, स्टाफ की सैलरी लगेगी, फिर उसको ठीक है यहाँ पे आने के बाद मान लो इंश्योरेंस भी कराना है, फिर उसको बेचेंगे तो उसके बहुत सारे कमीशन, डिस्काउंट, इंश्योरेंस, टैक्स, पता नहीं कितने तरह के एक्सपेंसेस होंगे, असेट है, फिर वो मतलब जितने भी खर्चे यहाँ आने के बाद लगेंगे वो सारे इनडायरेक्ट है। वो उसको कनेक्शन हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम ये मान के चलते हैं कि वो सेल करने में हमारी हेल्प करते हैं, तो वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। तो कैरेज इनवर्ड जो है वो परचेज का एक्सपेंसेस है, कैरेज आउटवर्ड जो है वो हमारा सेल का एक्सपेंसेस है। जब भी आप सर सेल्स कैन यू करेंगे तो रिपीट कैरेज आउटवर्ड लगेगा। सर आप एक बार और बता सकते हो ये डेप्रिसिएशन, ये हमें क्वेश्चन पे कहाँ गिवन होगा, एक बार फिर से वहां पे बता गिवन दो आप। होगा। हाँ, ये डेप्रिसिएशन वाला पार्ट। सर? मैं बता देता हूँ। हाँ जी सर ये बस कैरेज आउट और कैरेज इन बता दीजिए दोबारा से। कैरेज इनवर्ड परचेज एक्सपेंसेस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं कैरेज इनवर्ड को। और कैरेज आउटवर्ड जो होता है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, वो सेल से रिलेटेड है। जो सेल्स करेंगे ना हम गुड्स सोल्ड करेंगे वो ये उससे सर रिलेटेड एक्सपेंसेस, उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं हम लोग। ओके सर। ओके गुड। देखिए इसमें हेलो हमारे पास क्या है, डेप्रिसिएशन। हेलो जी सर, एक क्वेश्चन है। इसमें सर हम जी टी शेप बैलेंस शीट क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि हम बीकॉम तक टी शेप बैलेंस शीट बना के आए हैं इसमें, मतलब इस वाले क्वेश्चंस के अंदर। ये बना के आए थे, अब नहीं अलाउड है, अच्छा, वो फॉर्मेट फॉर्मेट चेंज। चेंज हो चुका है। हाँ बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब ये आप बनाएंगे ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, मैं अभी बता देता हूँ आपको, क्लास में भी मैं बोल दूंगा ओके टी शेप बैलेंस शीट मत बनाना, आपका क्वेश्चन ठीक होते हुए भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ये थोड़ा सा आप मेहनत सर करेंगे ना, फॉर्मेट मुश्किल है। आप यूं देख लो, ये इनकम का फॉर्मेट मुश्किल है क्या? नहीं तो सर कोई इशू नहीं है, बट वो थोड़ा सा सिंपल रहता है इससे ज्यादा। हाँ सिंपल भी है, बहुत यहाँ पर कंफर्टेबल ये भी है, मैं अप्रिशिएट भी करता था उसको, ऐसा नहीं है। वो बच्चों के लिए बहुत आसान भी था, लेकिन है ना कोई बात नहीं, फिर भी अब जो है वो है, क्या करें अब उसको अकेले तो नहीं चेंज बट कर इसमें सकते सर ना। जैसे एडिशन एडिशन करेंगे, जैसे परचेज ऑफ स्टॉक्स में एडिशन करेंगे तो हर चीज का नोट्स बनाना पड़ेगा ना। हाँ नहीं नहीं, जैसे इसके लिए नोट बनाने की जरूरत नरेशन नहीं, में कुछ दिया परचेज हुआ के है। लिए इसके लिए नोट की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ नोट यहाँ किस किस में चाहिएगा आपको, सुन लो आप। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए नोट की कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ पे सेल लिखें, इसी के नीचे सेल्स रिटर्न करें, डायरेक्ट यहाँ लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदर ओके। इनकम में अगर आपकी दो इनकम होंगी, ध्यान से सुन लेना सभी बच्चे एक बार इसको। अदर इनकम जो है, अगर आपको लगता है दो या तीन से ज्यादा आपकी इनकम है, दो इनकम है या तीन इनकम है, तो नोट नंबर बनाना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस में एक ही इनकम होती है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे दो डाली है, डिस्काउंट और कमीशन, ये इसलिए क्योंकि दो चार पांच नोट मैं चाह रहा था, दो चार पांच नोट डाल दूं ताकि आपको है ना थोड़ा सा वो प्रैक्टिस सी हो जाए उसके लिए। ठीक है, तो आप दो इनकम अगर आपको दिखती है अलग अलग, तो आप दोनों की डिटेल के लिए नोट नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अब नोट नंबर, चूंकि एक चीज और आपने नोटिस की, मैंने बोला बैलेंस शीट पहले बनेगी और फिर आपका क्या बनेगा, इनकम स्टेटमेंट। नोट नंबर तो बैलेंस शीट से स्टार्ट हो जाएंगे, एक दो तीन चार पांच, तो कैसे पता चलेगा कि इसका कितने नंबर नोट डाले? अब बात समझ रहे हैं पहले मैं एक क्या बार कहना चाह चलो रहा हूँ, सारी समझ है गया ना? सर। तो हेलो हेलो
क्लियर हो रहा है सभी को? बिल्कुल सर। ठीक है, तो सुनिए, यस देखिए सर। इसमें हमारे पास क्या अदर इनकम जो है हमारे पास, अदर इनकम का क्योंकि देखिए बैलेंस शीट बनाओगे तो नोट नंबर तो वहां से स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो मैं आपको कुछ है ना अच्छी अच्छी टिप्स दे रहा हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो इसलिए मैं क्या है कि पहले मैं चाह रहा था कि फॉर्मेट आप सीख ले, फिर नोट नंबर के हिंट में दे देता कि किस किस का नोट नंबर जरूरत पड़ सकता है आपको। ठीक है, तो अगर बाई चांस एक आधे का नहीं भी हुआ तो आपने क्या करना है, नोट नंबर नहीं दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे हम कि क्वेश्चन हमारा अच्छे से अटेम्प्ट हो जाए। ठीक है, तो आपने यहाँ नोट नंबर देने, तो अदर इनकम के केस में क्या कर सकते हैं आप, 2 इनकम हुई तो नोट नंबर बना दो। यहाँ परचेज ऑफ स्टॉक, चेंज इन स्टॉक के लिए आपको कोई नोट नंबर की जरूरत नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट की मैं बात करूं तो ज्यादातर आपको क्वेश्चन में एक ही कॉस्ट मिलेगी, डिवेंचर मिल जाएगा या लोन मिल जाएगा। 2 हो तो आपको नोट नंबर बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन रीड करेंगे ना तभी आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका नोट नंबर बनाना है कि नहीं बनाना। ध्यान से अगर आप थोड़ा सा समझे तो इसको, डेप्रिशिएशन है, 3 असेट हो 2 असेट हो तो आपको पता है 2 बार 3 बार डेप्रिशिएशन करना है। गुडविल है उसको राइट ऑफ करना है तो नोट नंबर बनाना पड़ेगा। साथ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में मान लो जैसे मैंने बोला ना प्रोडक्टिव वेजेस है, सैलरी है, या कोई एक आधा बोनस और दे दिया स्टाफ के लिए तो आपको नोट नंबर बनाना पड़ सकता है। और अदर एक्सपेंसेस के लिए 5-6 खर्चे आ गए जैसे, क्योंकि लास्ट में आएंगे ही आएंगे, नेचुरल सी बात है, क्योंकि यहाँ तो 4-5 चीजें आ सकती हैं तो नोट नंबर बनाना पड़ेगा। तो कुल मिला के कितने नोट नंबर हो सकते हैं मैक्सिमम मैं बता देता हूँ आपके, 1 2 3 4 और 5। 5 नोट आपको मुझे लगता है यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर मैं कहूँ तो 6, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो 6 नोट नंबर हो सकते हैं, और वो भी कहाँ ध्यान रखना है, बैलेंस शीट के बाद बनेंगे। तो इसलिए यहाँ नोट नंबर का तो इशू ही नहीं है, कितने भी बना सकते हो आप। प्रॉब्लम आती है बैलेंस शीट में, क्योंकि नोट नंबर 1 तो वहां से स्टार्ट होना है, तो इसलिए उसको समझना जरूरी। तो हम क्या करेंगे, अभी पहले मैंने ये फॉर्मेट दे दिया है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा। इसके बाद पहले बैलेंस शीट सीख लेते हैं, फिर लास्ट में आप क्वेश्चन पूछना सभी मेरे से, जो भी पूछना आप लास्ट में पूछना। आप हेलो सर आप पहले वो मेरा एक क्वेश्चन हेलो बेटा, सर हेलो हेलो सर। मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। हेलो हाँ बेटा बोलिए। सर, एक बार ना ये जो आप क्वेश्चन मतलब ये आपने स्टार्ट करा है क्वेश्चन से लेके एक बार यहाँ तक आप मुझे एक बार और बता देंगे बड़ा बड़ा। मतलब क्वेश्चन तो मैंने कराया ही नहीं बेटा, फॉर्मेट कराया, क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं कराया मैंने अभी। हाँ मतलब क्वेश्चन तो यहाँ से सिर्फ, ये जो आप समझा रहे एक बार मतलब रिपीट कर देंगे पूरा। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट करना है। जी क्वेश्चन में मैंने ये बोला था बेटा, ये दो साइड होती हैं, एक होती है डेबिट, एक होती है क्रेडिट। डेबिट साइड में जितनी भी आइटम है ये सब के सब एक्सपेंसेस होंगे या असेट होंगे आपके। आपने क्या करना है, सबको टोटल करके यहाँ पे मैच कर लेना है कि जो टोटलिंग है वो इससे मैच हो रही है या नहीं हो रही है। अभी तक सिर्फ इतना बताया मैंने। दूसरी क्रेडिट साइड में मैंने बोला ये आपकी या तो इनकम होगी या लायबिलिटी होगी, इसको भी आपने क्या करना है, सबका टोटल कर लेना है। कौन सी चीज कहाँ आएगी ये भी नहीं बताया अभी तो मैंने। इन सबको टोटलिंग कर लेंगे, टोटल करने के बाद नीचे जो टोटल गिवन है आप उसको मैच कर लेंगे इसके साथ। अगर डिफरेंस आता है, ठीक है, डेबिट साइड ज्यादा आ गई क्रेडिट साइड कम आ गई, तो यहाँ पे डिफरेंस लिख देना सस्पेंस अकाउंट, या फिर कैपिटल अकाउंट चेक कर लेना। क्वेश्चन में अगर कैपिटल गिवन है तो सस्पेंस अकाउंट, और अगर क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट गिवन नहीं है तो यहाँ पे कैपिटल मान लेना। लेकिन मैं 100%, मैं 99 भी नहीं कह रहा हूँ, कैपिटल गिवन मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल क्वेश्चन में कंपनी अकाउंट है यहाँ। अगर ये प्रोप्राइटर होता तो मे भी के क्वेश्चन में जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए कैपिटल गायब कर देते हैं, लेकिन ये कंपनी अकाउंट है, बट वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे हमें एक शेयर बताना भी होता है कि एक शेयर कितने का होता है। ठीक है, तो शेयर वैल्यू होने की वजह से, नंबर ऑफ शेयर होने की वजह से कैपिटल गायब नहीं कर सकते, तो यहाँ सस्पेंस ही लिखना है आपने, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, दोनों साइड का टोटल मैच कर लेना है, इक्वल हो गया, क्योंकि ये साइड जोड़ के जो टोटल आएगा इसको जोड़ के आएगा, दोनों साइड भी ये भी मैच होना चाहिए, क्योंकि असेट्स ऑलवेज विल बी इक्वल्स टू लायबिलिटी। तो इसी तरीके से आपका क्या है, असेट और लायबिलिटी हमेशा इक्वल होंगी, तो इसलिए आपने ध्यान क्या रखना है, डेबिट और क्रेडिट भी हमेशा इक्वल होती है इसी वजह से, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट मैंने बोला बेटा, यहाँ पे एडजस्टमेंट जितनी भी क्वेश्चन में गिवन है आपने एडजस्टमेंट को पढ़ना है, और जो जो एडजस्टमेंट जैसी दिख रही है उससे रिलेटेड ऊपर पॉइंट लिखे होंगे, आपने उनको टिक कर लेना है, सो दैट के जब क्वेश्चन ऊपर से आप स्टार्ट करें, क्योंकि मैं भी क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो यहाँ से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल बिगनिंग से यहाँ से। तो जब क्वेश्चन आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो जिस पे भी आपको टिक लिखा हुआ दिख जाएगा, आप समझ जाना कि नीचे उसके एडजस्टमेंट है, ताकि उस पॉइंट को और उस एडजस्टमेंट को एक ही बार में खत्म किया जा सके। क्योंकि अगर आपने गलती से यहाँ पे पॉइंट कंप्लीट कर दिया, एडजस्टमेंट पढ़ी नहीं, बाद में उसको कटिंग करेंगे तो वो अलाउड नहीं होती है अकाउंटिंग के अंदर।
ठीक है, चलो पेपर में तो एक आधी कटिंग आपने कर दी, काट के ठीक भी कर दिया तो ठीक है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हो सकता है एक आधा नंबर तो फिर भी कट जाए आपका, लेकिन आप ऐसा ना करें। तो मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे ठीक करना है। अब उसके बाद मैंने कहा कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, 2 फॉर्मेट बनाने हैं, एक बैलेंस शीट का बनेगा, दूसरा आपका P&L का बनेगा। तीसरा जो फॉर्मेट रहेगा वो नोट टू अकाउंट होता है, वो सिर्फ डिटेल होती है किसी पर्टिकुलर चीज की। ठीक है, तो हमारे पास स्टेटमेंट और P&L में मैंने बोला कि प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे इनकम। इनकम कहाँ से आती है? सेल से। कभी कभी क्वेश्चन में अदर इनकम भी दिया रहता है, तो इसलिए आपका इनकम यानी कि एक नंबर रिवेन्यू सेल्स और दूसरा अदर इनकम, दोनों को जोड़ के टोटल नंबर आएगा आपका। नंबर 3 लिख के टोटल इनकम आ जाएगा आपका, यहाँ पे आप उसको पोस्ट कर देंगे। इसके बाद 4th नंबर पे जितने भी एक्सपेंसेस आपके बिजनेस को चलाने के लिए आपको चाहिए, वो सारे एक्सपेंसेस आपने एक ही बार में डाल देने 4th नंबर पे। इसमें आपने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम्ड की बात करें तो परचेज ऑफ स्टॉक और चेंज इन स्टॉक, इन दोनों को मिला के बनता है कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम्ड। तो आपने क्या है कि मैंने इन दोनों को लिख दिया, परचेज ऑफ स्टॉक क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपने यहाँ पे ढूंढ लेना है। जैसे कि देखो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखो ये रहा परचेज 1 लाख रुपए का, और इसकी से परचेज रिटर्न इसके अपोजिट में मिलती है हमेशा, यानी क्रेडिट साइड में 4000। कोई आपसे पूछे कि नेट परचेज कितना हुआ, तो आपने जवाब देना है 1 लाख में से 4000 माइनस कर दो, जो रिमेनिंग आपका अमाउंट बच गया इट विल बी 96,000। ठीक है, आपकी नेट परचेज आ जाएगी, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसके बाद चेंज इन स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो ओपनिंग स्टॉक और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब कोई पूछे ओपनिंग स्टॉक कहाँ है, तो ओपनिंग स्टॉक देखो ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन में 30,000, और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिखेगा नीचे एडजस्टमेंट में, ये देखो 40,000। तो इसका मतलब हुआ कि 30,000 अगर आप ओपनिंग यहाँ लिखोगे बेटा, 40 यहाँ लिखोगे, तो 30 में से 40 माइनस करने के बाद जो माइनस में 10,000 आएगा वो यहाँ पोस्टिंग कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, मैंने बोला फाइनेंस कॉस्ट का मतलब है कि कोई भी लोन आपने लिया है, डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना होता है, तो उसको बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट, वो आपने मेंशन करना है यहाँ पर। तो ये पर्टिकुलर सिर्फ इंटरेस्ट की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन मैंने बोला था। डेप्रिसिएशन का मतलब जितनी भी टेंजिबल असेट होती है बेटा हमारी, जितनी भी टेंजिबल जो आपको दिखाई देती हैं, उन सब के ऊपर जब भी कोई आपका वियर एंड टियर की वजह से जो भी उसकी वैल्यू कम होती है, डेप्रिशिएट होती है, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। कुछ चीजें ऐसी होती है बेटा हमारी जो दिखाई नहीं देती, बट फिर भी हमारी प्रॉपर्टी, जस्ट लाइक गुडविल हुआ, पेटेंट्स हुआ, कॉपीराइट्स हुआ, ठीक है, तो वो सारी चीजें दिखाई नहीं देती बट हमारी प्रॉपर्टी है, तो उनकी वैल्यू जब भी कम होगी तो बेटा उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। तो दोनों को एक ही कैटेगरी में डालना है और यहाँ पे मेंशन कर देना एक्सपेंसेस। इसके बाद स्टाफ के खर्चे, क्योंकि स्टाफ बिना तो काम ही नहीं चल सकता हमारा, तो स्टाफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के नाम से जो भी मिलेगा, या स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस के नाम से जो भी मिलेगा खर्चा, स्टाफ का सारा खर्चा आपने यहाँ लिख देना, चाहे वो आपका वेजेस हो चाहे वो सैलरी हो, सभी को इंक्लूड करके यहाँ लिख देना। अब चूंकि मैंने कहा बहुत सारे कॉलम मैंने ऑलरेडी ये बना दिए हैं, कितने सारे कॉलम हम बना सकते हैं, तो इसलिए हमने क्या किया लास्ट में कि हमने अदर एक्सपेंसेस के नाम से एक कॉलम बना दिया। इसमें जो खर्चे नहीं आएंगे, बाकी बचे हुए जो भी खर्चे रह गए, आपने उस सारे खर्चे अदर एक्सपेंसेस में जोड़ के यहाँ मेंशन कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इन सब एक्सपेंसेस को ऐड कर लेना है। एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद हमने इसको नंबर देना 4, जिसको बोलते हैं टोटल एक्सपेंसेस। अब बेटा 3 नंबर पे टोटल इनकम आ गई, 4th नंबर पे टोटल एक्सपेंसेस आ गए, तो आपने एक नया कॉलम बनाना है, कॉलम नंबर 5। इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि टैक्स तो अभी आपने दिया ही नहीं, तो आपके पास जो प्रॉफिट आया वो बिफोर टैक्स आया, तो 3 में से 4 को माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे हम 5 नंबर। अब इसमें से क्या करना बेटा, आपने टैक्स को माइनस करना है। टैक्स की रेट मैंने बताया था क्वेश्चन में गिवन होगी, आप अगर टैक्स गिवन नहीं है तो इग्नोर भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है प्रोवाइड फॉर इनकम टैक्स, ठीक है 30%। ये कंप्लीट क्वेश्चन है, ये समझे आप। इसकी प्रैक्टिस करना चाहें तो एक मैं भेज दूंगा, ये आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर किसी को पहले से क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को करके देखें एक बार। 30%, ठीक है, तो 30% यहाँ टैक्स की रेट माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा बेटा, ये आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि आपको बैलेंस शीट में लेके जाना है। तो इसलिए मैंने पहले बैलेंस शीट नहीं कराई, करा तो सकते थे, लेकिन वो उसमें मैं लिखता कि ये इस साल का प्रॉफिट है, वो पिछले साल का, तो इस साल का आप मुझे पूछते कहां से आया, तो ये इसमें थोड़ी दिखेगा बेटा, इसमें नहीं दिखेगा। देखो इसमें लास्ट ईयर का प्रॉफिट तो दिखा हुआ है, देखो मैंने ये लिखा हुआ, देखो P&L बैलेंस, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, कौन से 31 मार्च 2024 का बना, कब कर रहे हैं 25 का, तो ये पिछले साल का प्रॉफिट तो दिख रहा है 12,000 हमारे पास आज भी बचा हुआ है, लेकिन 25 का प्रॉफिट तो निकालोगे ना बेटा, तो 24 वाले प्रॉफिट में 25 वाले प्रॉफिट को ऐड करके टोटल प्रॉफिट निकालना है, सो दैट कि उसमें से हम जनरल रिजर्व घटा सकें, डिविडेंड घटा सकें, मतलब जो भी एक्सपेंसेस बाद में घटाते हैं, मतलब टैक्स देने के बाद कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो बाद में और घटाने होते हैं हमें, तो वो दोनों को ऐड करने के बाद तो यहाँ पे क्वेश्चन में करंट ईयर का प्रॉफिट तो मिलेगा नहीं, इसीलिए मैंने आपको समझाने के पर्पज से फॉर्मेट में सबसे पहले समझाया था प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, नहीं तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी कर देते, चीजें अधूरी रह जाती। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि P&L क्यों बनाते हैं
और वो बैलेंस शीट से पहले क्यों बनना चाहिए। ठीक है, आप जब क्वेश्चन करेंगे ना तो दोनों साथ सिमिलर चलाएं, जो आइटम पहले दिख जाए उसको लिख दें, उसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऊपर नीचे एक दो लाइनें बीच में खाली रह भी गई तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन ही तो है बेटा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीजें रोज नहीं आती हैं आपके सामने। ठीक है, कि भाई रोज आती हैं ये, तो ये साल में एक बार आती है, और सब वहां पे तो आजकल पेज चेंज कर लेता हूँ एक बार, वहां तो सब आपने को पता है ना, सॉफ्टवेयर होते हैं, इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर, आपको तो ये सब बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ सीख लो बस। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देते हैं फाइनेंस का तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो उस वजह से ये आपको पता होनी चाहिए बस कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी, बस और कुछ नहीं। सॉफ्टवेयर में एक बार जनरल एंट्री कर दी तो बैलेंस शीट बन के तैयार हो जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद आइए बेटा, इसके बाद आइए नेक्स्ट। क्या हुआ है? अभी है ना, किसी ने भी कुछ भी नहीं बोलना है थोड़ी सी देर के लिए, मैं एक बार ये पूरा करा देता हूँ बेटा, थोड़ी सी देर दे दो मुझे, तो दैट कि ये फॉर्मेट पूरा होने के बाद है ना फिर डिस्कस करेंगे हम जो भी करना है। ठीक है, किसी ने कुछ भी नहीं बोलना, जो भी क्वेश्चन आप कॉपी में लिख लें और लास्ट में है ना फिर उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए जरा हम ये जो पहला है हमारे पास, इसको आप पर्टिकुलर बोलना चाहें बोल दें, नहीं तो कोई इतनी खास बात भी नहीं है, नीचे मैं डिटेल लिखूंगा ही। ठीक है, ये पर्टिकुलर्स के लिए है हमारे पास पहला कॉलम, इसको नोट नंबर लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, नोट नंबर का मतलब डिटेल, किसी भी चीज की डिटेल देखनी है तो पीछे जाके वहां पे देखें आप। और ये आपके पास अमाउंट का कॉलम होगा, यानी कि रुपीस का कॉलम। ठीक है, इस तरीके से एक लाइन आप ले लें, इसको स्केल जरूर साथ में लेके जाएं, कैलकुलेटर साथ में लेके जाएं। पहले नंबर पे बेटा आपने लिखना है, फर्स्ट नंबर पे, बार बार मैं बता चुका हूं, मैंने आपको पहले भी बताया है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, सबसे पहला कॉलम आपने यही रखना है। ठीक है, और इसमें भी मैंने आपको बताया था फर्स्ट नंबर पे आता है शेयर होल्डर फंड। अगर आपको कैश फ्लो थोड़ा सा भी याद है तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको ये फॉर्मेट बताया हुआ है, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, जिसको ये फॉर्मेट याद हो गया समझ जाओ, उसका रेशियो का क्वेश्चन भी हो जाएगा, उसका कैश फ्लो का क्वेश्चन भी हो जाएगा, और उसका बैलेंस शीट का भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये आपने बैलेंस शीट बनानी है, ऊपर लिख दें आप इसमें बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी डेट रहेगी आपकी। ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख दें। शेयर होल्डर फंड में क्या ध्यान रखना आपने, यहाँ पे दो चीजें लेनी है। फर्स्ट नंबर पे ए लेना है शेयर कैपिटल। ठीक है, अब शेयर कैपिटल में यहाँ पे जो है ना शेयर कैपिटल, अब यहाँ पे नोट नंबर बनाना है कि नहीं बनाना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो, शेयर कैपिटल में अगर आप चाहते हो कि नोट नंबर बनाना तो आप एक नंबर डालो और पीछे एक डिटेल बना सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे डिटेल ना बनाए, मान लो अगर आपको लग रहा है शॉर्टेज ऑफ टाइम है, तो आप यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल लिखो, जितने नंबर ऑफ शेयर आपने इशू किए हैं, सब्सक्राइब्ड किए हैं आपने, उसकी डिटेल लिखो, और यहाँ पे उसको बिना नोट नंबर के डायरेक्ट लिख सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में कॉल इन एरियर है, मान लीजिए कि आपने सपोज करो 10 लाख के शेयर आपने इशू किए, उसमें से 10 लाख में से 9,50,000 रुपए आपको मिल गए, 50,000 नहीं मिले, तो उसको बोलते हैं कॉल इन एरियर, यानी कि बकाया अमाउंट, पेंडिंग अमाउंट। तो फिर आपने ये नोट नंबर लिखना ही लिखना पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका एक नोट नंबर बन सकता है। ठीक है, ये शेयर कैपिटल होगी जिसकी आपको नोट नंबर डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ एक हल्का सा टिक कर देता हूँ कि किस किस में नोट की आपको आवश्यकता पड़ सकती है, तो मैं टिक कर देता हूँ, नोट नंबर नहीं डाल रहा हूँ। ओके, दूसरा बेटा, इसके बाद हमारे पास दूसरा जो आपको रखना है वो है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस का आपको 101% बनाना पड़ेगा। ये अमाउंट का कॉलम है, अमाउंट मतलब यहाँ नोट नंबर डालेंगे, यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। ओके, रिजर्व एंड सरप्लस का तो आपको 101% नोट नंबर बनाना ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ रिजर्व होंगे और कुछ सरप्लस होंगे, प्रॉफिट होंगे। तो आपने क्या करना है, उन सभी को, सभी की डिटेल आपने पीछे बनानी है, और जो टोटल अमाउंट आपके पास आएगी वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास एक नोट हो गया, शेयर होल्डर फंड, इक्विटी एंड लायबिलिटी का फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। दो ही चीजें आपको चाहिए बस इसके अंदर। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करता हूं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर की मैं बात करूं तो यहां पर क्या लिखना है, नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसको हम एनसीए के नाम से बोलते हैं। अभी अभी फॉर्मेट बनाया 1 मिनट पहले मैंने। तो आपने क्या लेना है यहाँ पर, नॉन करंट लायबिलिटी में अगर आपको लगता है कि आपके पास ज्यादा चीजें नहीं है तो आप इसका नोट की बजाय यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, और दूसरा बी लिखेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन,
जो कि हमने कैश फ्लो में भी देखे थे। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपके पास एक एक आइटम है तो आप बिना नोट नंबर बनाए यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में डिबेंचर है तो ब्रैकेट में यहाँ पे डिबेंचर मेंशन कर दो, नोट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एक आइटम जिसमें हो उसका नोट मत बनाना, जिसमें आपको लगे कि यानी कि भाई इसमें ज्यादा डिटेल है, बट यहाँ पे मेंशन जरूर कर ज्यादा देना है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब क्या है यहाँ पर। ठीक है, ये जरूर आपने मेंशन कर देना, तो ये अमाउंट लिख देना। तो इसका नोट नंबर बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। 2 लोन हुए तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं की जरूरत है आपको। इसके बाद आ गया हम थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर सर पे क्या रखेंगे हम? हाँ जी, सर ये सेकंड वाले के बी में क्या लिखा है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। प्रोविजन। ओके सर। ठीक है, करंट लायबिलिटी की अगर मैं बात करूं, करंट लायबिलिटी में आपको क्या क्या लेना है, तो इसमें देखिए सबसे पहले ए ले लेते हैं हम, ट्रेड पेबल। सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ट्रेड पेबल। तो अब ट्रेड पेबल में आपको नोट बनाना है कि नहीं बनाना, सुनो अब ध्यान से। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, देखो ट्रेड पेबल, देखो जरा यहाँ पे दिख रहा है, देखो ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल, ये रहा सिर्फ, है ना, 20,300। तो इसका मतलब 20,300 ट्रेड पेबल। क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों अलग अलग हो तो नोट नंबर बना लेना। अगर ट्रेड पेबल बाई चांस यहाँ पे लिखा ना है जैसे 20,300 सिर्फ एक ही है, तो नोट की कोई तो जरूरत नहीं। नहीं। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि ट्रेड पेबल की एडजस्टमेंट अगर नीचे है, नीचे कोई एडजस्टमेंट लिखी हुई है तो फिर नोट नंबर बना लेना, नहीं तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो बी पॉइंट। जो भी आपके डाउट्स हैं आप अभी थोड़ी देर के बाद पूछ लेना, जो भी आपने पूछना है। ठीक है, इसके बाद है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में कैश फ्लो में मैंने बताया था आप लोगों को क्या लिखना है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में जो भी बैंक बैंक ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट एंड कैश। कैश, यस यस एब्सोल्युटली राइट, कैश क्रेडिट हो तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आप पुट कर दें यहाँ पर। ठीक है, तो वो सब चीजें आपने यहाँ लिख देनी है। इसके बाद मैं बात करता हूँ अदर करंट लायबिलिटी। ठीक है, वो आपने यहाँ लिख देना है। अदर करंट लायबिलिटी में क्या ले सकते हैं, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, मान लीजिए कि क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया हुआ है, तो उनका क्या करोगे, यहाँ पे नोट नंबर बना लेना, और नोट नंबर बना के उसकी तीनों की इकट्ठी डिटेल लिख के नोट नंबर में और यहाँ पे सीधा डायरेक्ट अमाउंट लिख देना। ठीक है, तो इसका नोट मुझे लगता है बनाना पड़ सकता है आपको। ठीक है, ट्रेड पेबल का, और इसका चांसेस कम है, मतलब मैं जिसका मैं समझता हूँ कि बनाना चाहिए उसका मैं लिख रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, डी की बात करें, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में याद है कैश फ्लो में क्या बताया था, टैक्सेशन बताया था। ठीक है, तो वो, हाँ, तो वो आपने शॉर्ट टर्म प्रोविजन टैक्सेशन का अगर ज्यादा डिटेल वाला सिस्टम नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख के काम चला सकते हैं, क्योंकि हमें तो करंट ईयर का ही मेंशन करना है ना, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें उसको। ठीक है, अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल, आपका एक पार्ट पूरा हो गया टोटल। सर ठीक है, लॉन्ग टर्म तो ये प्रोविजन टोटल में जो क्या आएगा, अमाउंट आएगी, जैसे आपने शॉर्ट टर्म प्रोविजन में टैक्स का बताया कि लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या आएगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आपका क्या आ सकता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आप ले सकते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ले सकते हैं आप इसके अंदर। ठीक है, असेट को अगर आप ओरिजिनल वैल्यू पे रखेंगे तो प्रोविजन फॉर प्रोविजन डेप्रिसिएशन की आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर ओरिजिनल वैल्यू पे आप असेट को रखेंगे तो। के बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड असेट। अब असेट के अंदर क्या लेना है, सबसे पहले पहला नंबर, फर्स्ट नंबर पे लेंगे हम यहाँ पर, ये होगा हमारा नॉन करंट एसेट। असेट। बिल्कुल मैंने वही फॉर्मेट रखा है जो मैंने शुरू से आप लोगों को मैं बताता आया हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी नॉन करंट असेट होती हैं आपके पास वो सब ले लेंगे, मेंशन करेंगे। जैसे ए में प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी बोल सकते हैं हम इसको, ये तो चाहिए ही चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। ठीक है, और मतलब इसी में या कॉमा कर देता हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग कॉमा फर्नीचर, मतलब आप सारी कैटेगरी के असेट को यहाँ पे लिखें, और इसका नोट तो बनाना ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी देखो 3 असेट लिखे हैं, तो 3 असेट हैं तो तीनों को तो यहाँ इकट्ठा लिखेंगे नहीं हम। मैंने बोला ना एक से ज्यादा कोई चीज हो तो नोट बना लेना,
तो इसकी डिटेल वहां बना लेना। यहाँ पे बैलेंस शीट छोटी सी दिखनी चाहिए, सुंदर सी बैलेंस शीट, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे इसको, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना बेटा आपने, बी पार्ट। बी पार्ट में क्या लेंगे, इंटेंजिबल। जो हमें दिखाई इंटेंजिबल नहीं देते। क्या है, इंटेंजिबल एसेट। जो अभी हमें ठीक सर है, दिखाई नहीं। हाँ जो हमें दिखाई नहीं देती, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो इंटेंजिबल एसेट हमारे पास यह हो गई, गुडविल वगैरह वो सब आप यहाँ ले लेंगे। तो दो पार्ट कर दिए मैंने नॉन करंट के, एक टेंजिबल और दूसरा इंटेंजिबल। तो ये आपका नोट नंबर, अगर पेटेंट कॉपीराइट्स गुडविल वगैरह हो तो ले लेना। मुझे लगता है एक आधी चीज ही मिलती है, इसमें मिलेगी नहीं, तो नोट की जरूरत नहीं पड़ने वाली आपको, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या ले लेंगे, इसी के ठीक नीचे, हाँ जी पूछिए। सर क्या ये मशीनरी लैंड बिल्डिंग की जगह हम फिक्स्ड एसेट्स लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स में क्या, सर उसका नोट टू अकाउंट फिर बना देंगे ना, फिक्स्ड एसेट लिख के नोट टू अकाउंट बना देंगे। मेरी बात नहीं सर, यहाँ नहीं लिखना, यहाँ ऐसे नहीं लिखना, प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। ये तो मैंने आप लोगों के लिए लिखा, आपने लिखना तो यहाँ पे ही है प्रॉपर्टी, ऐसे लिखना है, ठीक है। प्रॉपर्टी लिखना है, या आप फिक्स्ड एसेट्स लिख सकते हैं, यहाँ लिखना यही है। ये तो मैंने वैसे आप लोगों के लिए लिखा कि भाई तीन चीजें क्या मिलेंगी, इसलिए नोट बनाना पड़ा। ये लिखना आपने प्रॉपर्टी या फिक्स्ड एसेट्स ही है यहाँ पर। तीनों की डिटेल के लिए मैंने लिखा कि इसलिए मैं नोट बना रहा हूँ, वो मैंने इसलिए लिखा है, ठीक है। आप इसका ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद इंटेंजिबल एसेट हो गया, डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखना है। हाँ यहाँ तो वो जो वैल्यू आएगी वो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ही लिखनी है आपने, ठीक है सर। ठीक है। इसी तरीके से इंटेंजिबल में अमोर्टाइजेशन मतलब गुडविल राइट ऑफ करने के बाद लिखना है आपने। यहाँ पे वही वैल्यू लिखेंगे जो बची हुई वैल्यू है, डिटेल हमारी वहां चली जाएगी और डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन आपका P&L में चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद सी नंबर पे आप ले सकते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, NCI। ठीक है। ये आप यहाँ पे पुट कर देंगे क्वेश्चन में अगर गिवन है तो, ठीक है। और तो मुझे नहीं लगता है कुछ और होना चाहिए इसमें। कोई लोन वगैरह अपने एडवांस दिया हुआ है किसी को लॉन्ग टर्म, तो वो आप डी नंबर पे डाल दें, लेकिन मुझे नहीं लगता वो होता होगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, सर वो आपने यहाँ मेंशन। आप सुनो ध्यान से, अगर आप लोन लेते हैं तो लायबिलिटी में आएगा, और अगर आप लोन देते हैं तो यहाँ प्रॉपर्टी में आएगा। हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे थे आप। सर लॉन्ग टर्म लोन्स हम लोग किस कंडीशन में ले सकते हैं? ले नहीं सकते, दे सकते हैं, दे सकते ये हैं, हमने दे सॉरी रखा है। हाँ ये हमने दे रखा है किसी को लॉन्ग टर्म लोन। आपके पास एक्सेस पैसा पड़ा है, आप इन्वेस्ट कर दो उसको कहीं, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया इसी तरीके से आप अपने स्टाफ को दे सकते हो, ठीक है। किसी की मतलब होता है ना, किसी स्टाफ को अपने थोड़ा सा 2-3 साल के लिए आपने लोन दिया, धीरे धीरे करके उसकी सैलरी में से काटेंगे आप। ओके सर। और लास्ट में हमारे पास बचा आप करंट असेट। इसके बाद जिसकी जो भी क्वेरी है अब वो मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी बस सिर्फ ये लास्ट पॉइंट कर लेते हैं हम एक बार। इसके बाद हमारे पास आ गया करंट असेट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने कितने टिक कर दिए, 1 2 3 4, मतलब आप चाहें तो 4 में काम चला सकते हैं, एक आधा टिक मैं यहाँ पे और करने वाला हूँ, ठीक है। इसमें सबसे पहले नंबर पे आएगा हमारा इन्वेंट्री, जिसको हम स्टॉक बोलते हैं। तो ये आप यहाँ ले सकते हैं इन्वेंट्री। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप रखेंगे बी ट्रेड रिसीवेबल। इसका नोट जरूर बनेगा, वो मैं बता देता हूँ क्यों बनेगा, सुन लो ध्यान से। क्योंकि देखो क्वेश्चन में आपको बैड डेट्स प्रोविजन डाउटफुल की एंट्री या फिर डेटर्स के अंदर कुछ चीज इंक्लूड है आपकी, कोई आपने एडवांस पे किया था गलती से आपने डेटर में इंक्लूड कर लिया, तो मतलब इस तरह की कुछ एडजस्टमेंट जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे, कंफर्म है। तो इसीलिए डेटर्स के अंदर वैसे भी दो चीजें होती हैं, एक होता है डेटर्स, दूसरा होता है BR। तो दो चीजें होती हैं, साथ में उसके एडजस्टमेंट भी मिलेंगी, तो इसका नोट नंबर बनेगा ही बनेगा, कंफर्म है ये चीज आपकी, ठीक है। इसके बाद है सी, नेक्स्ट ले लेंगे हम इसके बाद। और हो सकता है हमारा शॉर्ट टर्म लोन तो नहीं हो सकता, करंट इन्वेस्टमेंट हो सकता है कभी कभी, करंट इन्वेस्टमेंट जो हमने कैश फ्लो में भी लिया था, तो इसकी तो जरूरत नहीं है। और डी लास्ट में ले लेंगे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड इक्विवेलेंट या फिर कैश एट बैंक। क्या कह रहे हैं आप?
सर कैश इक्विवेलेंट। हाँ इक्विवेलेंट एक ही बात है, वो कैश, ये दोनों लास्ट की कैश और कैश के इक्विवेलेंट ही मानते हैं हम, क्या करंट इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। अब आपने क्या करना है, इसका टोटल कर देना है। अब आप ध्यान से कैसे करोगे क्वेश्चन को वेरीफाई, ये जो टोटल आएगा क्वेश्चन में, ये वाला आपका, ये वाला टोटल, और नीचे असेट का ये वाला टोटल जो आएगा, ये दोनों मिला के आपके एक जैसे होंगे। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से बैलेंस शीट का फॉर्मेट फटाफट से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देख लो एक बार। देखो सबसे पहले नंबर पे रखना है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके 3 पार्ट हैं, बार बार हम बताते रहे हैं इस पार्ट को। पहला है शेयर होल्डर फंड, दूसरा है एनसीएल और तीसरा है सीएल। शेयर होल्डर फंड के 2 पार्ट होते हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल के अगर आपको लगे नोट नंबर है तो आप यहाँ नोट डाल के डिटेल यहाँ डाल दे, नोट नंबर पीछे बना दें। बी रिजर्व एंड सरप्लस का 101% मिलेगा आपको, क्योंकि रिजर्व अलग होते हैं सरप्लस अलग होते हैं, तो दोनों को मिला के टोटल जो आएगा वो नोट नंबर यहाँ डालें, अमाउंट पीछे लिख के यहाँ पे टोटल अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर दें। ठीक है, इसके बाद एनसीएल आएगा, तो एनसीएल में मुझे लगता है सिर्फ एक ही चीज होता है ज्यादातर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिवेंचर्स मैंने बताई आपको, मेंशन कर रखे हैं, या फिर कोई लॉन्ग टर्म लोन के नाम से मिल जाएगा तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना, तो नोट नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप बनाओ तो एक अलग बात है। इसके बाद हमारे पास करंट लायबिलिटी की बात करें, लॉन्ग टर्म प्रोविजन जनरली नहीं होता है। करंट लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में आपके क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, अगर क्वेश्चन में दोनों अलग अलग दिए हैं तो नोट नंबर बना देना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग है आपका, आपने शॉर्ट टर्म बोरोइंग जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट है, दोनों अलग अलग हो तो नोट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, लेकिन एक ही मिलेगा आपको, मिलेगा तो जनरली नहीं मिलेगा वो भी। अदर करंट लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो अदर करंट लायबिलिटी में आप नोट नंबर बना देना, क्योंकि हो सकता है आपकी 2-3 लायबिलिटी, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो वो 3-4 हो जाएंगे, तो आप यहाँ मेंशन करोगे तो थोड़ा बैलेंस शीट बड़ी बड़ी सी दिखेगी। ठीक है, तो वो नोट नंबर बनाओ, पीछे डालो और यहाँ पे इसकी डिटेल लिख दो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में टैक्सेशन मिलेगा, तो टैक्सेशन अगर अकेला ही दिख रहा है तो फिर आप यहाँ पे मेंशन करो, उसका काम खत्म करो, कोई जरूरत नहीं नोट नंबर बनाने की। ठीक है, तो आप यहाँ पे टोटलिंग करो और ये आपका टोटल आ जाएगा। इसके बाद आते हैं हम असेट की बात करते हैं। असेट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले कौन सा है, नॉन करंट असेट की बात करते हैं। पहला नॉन करंट असेट में आपने लिखना प्रॉपर्टी लिख देना या फिक्स्ड असेट्स लिखना, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, प्रॉपर्टी के बाद या टेंजिबल असेट भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, और नीचे इनटेंजिबल असेट लिख देना। तो टेंजिबल असेट में जो डिटेल्स है वो प्लांट एंड मशीनरी की, लैंड एंड बिल्डिंग की, फर्नीचर की, फिक्सचर्स की, या फिर आपका कोई और ऑफिस इक्विपमेंट की, तो वो सारी डिटेल आपने नोट नंबर डाल के पीछे बनानी है और उसकी डिटेल आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन वगैरह जो लगेगा, लगने के बाद जो माइनस करने के बाद बचेगा वो अमाउंट आपने यहाँ मेंशन करना है। इसके बाद इंटेंजिबल असेट है, इसी तरीके से गुडविल, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स कुछ भी दे रखा है तो आप उसका नोट नंबर अगर ज्यादा है तो पीछे बनाए और वहां पे कर दें। आप यहाँ पे कर ही देना, चलो मैं इसका भी टिक कर ही देता हूँ, हो सकता है क्योंकि उस पे भी राइट ऑफ दे ही रखा हुआ कुछ ना कुछ। तो इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जनरली क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता होगी। ठीक है, अगर होगी तो वो डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, उसमें कोई प्रॉब्लम, ब्रैकेट में यहाँ लिख देना ये कौन सी असेट आपकी। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन नहीं मिलेगा, 99% तो आपको लॉन्ग टर्म लोन नहीं होता क्वेश्चन में कि हम किसी को लोन दें इतने लंबे समय के लिए, हम तो खुद लोन लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हमारा करंट असेट की बात करते हैं। तो इन्वेंट्री की बात करें तो ये इन्वेंट्री कौन सा है, क्योंकि इन्वेंट्री क्वेश्चन में 2 होते हैं, एक ओपनिंग होता है, क्लोजिंग होता है। तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात हो रही है, तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर आप पूछो मेरे से सर कौन से वाला होगा, 2 दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है ओपनिंग, देखो ये दिख रहा है ट्रायल बैलेंस के अंदर, ये हमेशा ओपनिंग होता है, और ट्रायल बैलेंस के नीचे जो दे रहेगा ना, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 40,000, तो यहाँ पे ये 40,000 आपने यहाँ लिखना है। और एक चीज और सुनिए, कभी कभी, हाँ एक चीज और सुनिए, देखिए क्लोजिंग स्टॉक की यहाँ 2 वैल्यू भी मिल सकती है आपको, एक मिलेगी मान लीजिए आपकी बुक वैल्यू, दूसरी मिलेगी रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब मार्केट वैल्यू। आप ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी वैल्यू है 40,000, ब्रैकेट में लिखेगा रियलाइजेबल या मार्केट वैल्यू है 50,000, तो आपने 40 माननी है, 50 नहीं माननी है। ठीक है, क्योंकि वो मार्केट वैल्यू, अभी आपने उसको बेचा नहीं है। दूसरा उल्टा, मान लीजिए यहाँ पे 50,000 आपकी बुक वैल्यू है, मार्केट में है 40,000, तो आपने 40 माननी है, 50 नहीं माननी। तो कुल मिला के बात क्या बनी कि आपने कौन सी वैल्यू माननी है, जो कम हो। आपने ध्यान रखना है कौन सी वैल्यू माननी है, जो कम हो, चाहे मार्केट वैल्यू कम हो चाहे कॉस्ट, विच एवर इज लेस। ठीक है, दोनों में जो भी कम होगी आपने उसको कंसीडर करना। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना है आप लोगों ने, क्योंकि मैंने एकदम से ध्यान आ गई, क्योंकि इस पॉइंट में नहीं डाला, क्या पता वो किसी क्वेश्चन में आगे मिल जाए आपको। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपने नोट नंबर इसलिए बनाना जरूरी, क्योंकि जरूरी नहीं कि डेटर और बीआर की वजह से मैं बनाऊं, डेटर में से बैड डेट्स और बैड डेट्स प्रोविजन और डिस्काउंट फॉर प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये 2-3 चीजें ऐसी होती हैं जो क्वेश्चन में मिल सकती हैं आपको, यानी कि डेटर का ट्रीटमेंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ, तो इसलिए इसका अकाउंट नंबर बना लेना, नोट नंबर बना लेना। इसके बाद है करंट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो करंट इन्वेस्टमेंट आपका क्वेश्चन में भी मिल सकता है और नहीं मिल सकता, लेकिन कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों में से एक जरूर मिलेगा, वो आप यहाँ पुट कर देना।
इन सभी को जोड़ना, जोड़ के टोटल आ जाए वो यहाँ लिख लेना और दोनों का मैच कर लेना कि क्वेश्चन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इन केस आपने गलती से मान लीजिए सबसे पहले कैश फ्लो का क्वेश्चन कर लिया, हो ही जाएगा आपको तो आसान, क्योंकि अब तो सबको आ ही गया वो क्वेश्चन। अब इसके बाद मान लीजिए आपका क्वेश्चन आपने दूसरे नंबर पे इसको अटेम्प्ट कर लिया और ये क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका अटेम्प्ट नहीं हुआ, गलत आ गया क्वेश्चन, तो प्लीज एक काम जरूर करिएगा, इस क्वेश्चन को पूरा काटना नहीं है आप लोगों ने, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को करो। और क्वेश्चन करने के बाद जैसे आपने कितने करने टोटल 4 ही तो कर रहे हैं ना कैश फ्लो के बाद, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 5वें में अगर समय बचता तो री अटेम्प्ट करें, और नहीं बचता है समय तो आप इसको जो छोड़ रखा आपने इसको छोड़ दें आप, ठीक है। जब चारों क्वेश्चनों पर पूरा भरोसा हो तो ठीक है, फिर इसको काट देना। लेकिन अगर आपको लगता है कि 3 क्वेश्चन आपके आगे ठीक हो गए हैं, ये क्वेश्चन आपका मतलब पता नहीं कि ठीक है या नहीं है, तो इसको काटना मत, क्योंकि अगर आपने काट दिया, इसको क्रॉस कर दिया तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टेप मार्किंग है। क्या पता आपने यहाँ तक क्वेश्चन ठीक कर रखा हो, यहाँ तक ठीक कर रखा हो, यहाँ तक ठीक कर रखा हो, सिर्फ लास्ट में टोटलिंग मिस्टेक हो गई हो, कैलकुलेटर में 2 बार करने के बाद भी गलती आती है कई बार। तो जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन जो है करें और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ठीक हो जाए। कटिंग नहीं करना है, क्रॉस नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे ये, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी आपने लिखा हो, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये हो गया बैलेंस शीट का और P&L का फॉर्मेट। क्वेश्चन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ, कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ डालनी है वो सुन लो आप। देखो, ओपनिंग स्टॉक हमें पता है P&L में जाएगा, ठीक है। बिल्डिंग हमारी एसेट होती है, बैलेंस शीट में जाएगी। परचेज हमारा P&L में जाएगा। रिटर्न सेल्स है तो सेल्स में से रिटर्न माइनस करनी है। प्रोडक्टिव वेजेस P&L में जाएगा। कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड दोनों ही P&L में जाएंगे। डिस्काउंट एक्सपेंसेस है इसलिए P&L में जाएगा। सैलरी आपका P&L में जाएगी। रेंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस है इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है या जनरल एक्सपेंसेस दोनों ही आपके P&L में जाएंगे। डिविडेंड आपको लास्ट में पे करना है, ठीक है, तो पे कहाँ करोगे, बैलेंस शीट में दे देना आप इसको, ठीक है। कॉल सिनेरियर बैलेंस शीट में जाएगा, शेयर कैपिटल में से माइनस करना है। ट्रेड रिसीवेबल असेट में जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी असेट में जाएगी, कैश एट बैंक असेट में जाएगा। इसके बाद है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर P&L में जाएगा। शेयर इशू एक्सपेंसेस जो है इसको आपने कंसीडर किस तरीके से करना है ये इस पे डिपेंड करता है। अगर शेयर इशू एक्सपेंसेस पूरा का पूरा राइट ऑफ करना है तो P&L में भेज दो। अगर आपने इसमें से कुछ पार्ट मतलब राइट ऑफ करना है तो कुछ पार्ट P&L में जाएगा और कुछ पार्ट बैलेंस शीट में जाएगा। इसके बाद सेल्स है, इनकम है आपकी P&L में जाएगी। रिटर्न आपने परचेज में से माइनस करना, परचेज रिटर्न को दोनों ही आपकी इनकम में जाएंगी। ये पिछले साल का बैलेंस है तो बैलेंस शीट में जाएगा। इसके साथ साथ करंट ईयर का प्रॉफिट भी आपने इसमें ऐड कर देना है ताकि टोटल प्रॉफिट पता चल जाए। कैपिटल आपकी बैलेंस शीट में जाएगी। लायबिलिटी साइड में ट्रेड पेबल आपकी लायबिलिटी में जाएंगे, करंट लायबिलिटी के अंदर। ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर जाएगा डिबेंचर्स, और ये डिबेंचर रिडम्पशन फंड रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर डाल देना, ठीक है। जितने भी फंड्स होंगे आपके पास, ध्यान रखना, जितने भी फंड्स होते हैं, जितने भी रिजर्व होते हैं, सारे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर डाल देने हैं आप लोगों ने, ठीक है। और एडजस्टमेंट जो है इनके साथ जब हम करेंगे तो ये क्वेश्चन करेंगे। अब आपके जो डाउट्स हैं वो पूछ लो 10-15 मिनट तक, और फिर इसके बाद क्लास ओवर कर देते हैं। मैं ये क्वेश्चन आपके पास सेंड कर देता हूँ, ये फॉर्मेट जरूर पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हमारी, हम इसका क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं भेज देता हूँ आपके पास। हाँ, पूछो। सर, कॉल एंड एरियर का ट्रीटमेंट कैसे रहता है बैलेंस शीट में? शेयर कैपिटल के अंदर कॉल एंड एरियर को कैसे ट्रीट करते हैं? 1 by 1 पूछिए, क्या पूछ रहे बेटा आप? सर, शेयर कैपिटल के अंदर कॉल एंड एरियर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और शेयर इशू रिप्रेजेंट एक्सपेंसेस भी? करते हैं। हाँ हाँ, मैं बता देता हूँ। देखो, शेयर कैपिटल जब आप लिखोगे, शेयर कैपिटल देखो ये है ना शेयर कैपिटल, इसका नोट नंबर बनाना है आपने पीछे जाके। जब नोट नंबर बनाओगे तो सबसे ऊपर लिखते हैं अथोराइज्ड कैपिटल। अथोराइज का मतलब कि मैक्सिमम कैपिटल कितनी मेंशन करेंगे आप, ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम कितनी इशू कर सकते हैं आप पूरी लाइफ के अंदर। उसके बाद नीचे लिखना आपने सब्सक्राइब्ड एंड इशूड कैपिटल, जितना कैपिटल आपने इशू किया पब्लिक के लिए। उसके बाद कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल जब आप लिखते हैं तो वहां पे देखते हैं कितना पैसा मैंने मंगाया और कितना पब्लिक ने दिया। तो मान लीजिए सपोज करो कि जैसे हमने 20 लाख रुपए मंगाए और उसमें से 75,000 रुपए जैसे इस क्वेश्चन में नहीं मिले, तो आपको 20 लाख में से 75,000 माइनस करके 19,25,000 रुपए जो आएगा वो आपने यहाँ इसमें मेंशन करना बैलेंस शीट में, और वही वहां पे निकलेगा क्वेश्चन के अंदर। तो मतलब आपने नोट नंबर में जाके 75,000 माइनस किस में से करना है, कैपिटल में से माइनस करना है, जो आपने कैपिटल मंगाई है उसमें से माइनस करना है, ठीक है। और रही बात शेयर इशू एक्सपेंसेस की, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस मैंने कहा कि देखो जैसे 72,000 है, 7200 है, सॉरी। अब देखो मैंने इसका पॉइंट डाला है, मैंने जानबूझ के, इसीलिए देखो ये रहा 6 नंबर पे, राइट ऑफ 1/3 ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी कि शेयर इशू एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं, यानी कि ये प्री एक्सपेंसेस बोले जाते हैं ये वाले, ठीक है। प्री एक्सपेंसेस यानी कि जब शेयर इशू किया होगा तब आपके 7200 रुपए खर्च हो गए, इसका 1/3 आपने एक्सपेंसेस मानना है, तो इसका मतलब 2/3 नहीं मानना है। तो 2/3 जो बच जाएगा बेटा वो आपने कहाँ दिखाना है, अपने असेट के अंदर दिखाना है, ठीक है। आपकी जो असेट है उसके अंदर मेंशन करना आपने। और असेट में भी किस तरीके से ध्यान रखना है, इसकी भी 2 कैटेगरी है। देखो,
मैं एक एग्जांपल यहाँ ले लेता हूँ इसके पीछे ना, एक मिनट यहाँ ले लेता हूँ। देखो 7200 है ना बेटे, इसमें से 1/3 आपने कहाँ लेके जाना, P&L में लेके जाना, प्रॉफिट एंड लॉस में। और जो बच गया 2400 माइनस करने के बाद 4800, ठीक है। अब इसके दो कैटेगरी बनाएंगे आप, एक बनाएंगे नॉन करंट असेट और एक बनाएंगे करंट असेट। अब दो क्यों बनाएंगे कोई पूछे तो, क्योंकि ये तो दो बच गया, तो ये तो 2 साल में, जैसे मान लो इसके 3 हिस्से किए तो एक इस साल राइट ऑफ हो गया, 2 अगले साल राइट ऑफ होंगे, है ना। तो मैंने पूरा एनसीए में या सीए में क्यों नहीं डाला, वो सुन लो। देखो हमारे पास रूल क्या कहता है कि जो भी प्रॉपर्टी आपकी 1 साल में चेंज हो जाए वो तो सीए, और जो 1 साल से ज्यादा में चेंज होगी वो एनसीए। तो अगले 2 साल में 2400 रुपए और 2400 रुपए 2 राइट ऑफ करोगे ना आप, तो अगले साल जो आपने राइट ऑफ करना है वो पहले से ही पता है आपको। मतलब आप फिर से सुनो, 7200 का 1/3 तो इसी साल राइट ऑफ कर दिया, P&L में गया। 2400 माइनस करके 4800 रुपए जो बच गया, अगले 2 सालों में आपने राइट ऑफ करना 2400 2 बार। तो अगले साल में जो आपने राइट ऑफ करना वो तो आपको पहले से ही पता है ना। तो अगले 1 साल में इसका मतलब ये राइट ऑफ होने वाला है। तो जो राइट ऑफ होने वाला है वो तो हो गया करंट असेट का, क्योंकि ये तो चेंज हो जाएगा। और जो उससे अगले साल चेंज होगा आपका, वो आपका एनसीए का पार्ट हो गया, क्योंकि आपका ये 1 साल से ज्यादा के बाद आपका क्या होगा, राइट ऑफ। तो इसलिए आपने क्या करना, 4800 के 2 टुकड़े करने, 2400 करंट असेट में डालने, 2400 आपने एनसीए में डालने हैं। तो कुल 7200 के 3 पार्ट हुए। पहला चला गया P&L में, दूसरा चला गया करंट असेट में, और तीसरा चला गया नॉन करंट असेट में, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकल है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ आ गया ये बात मैंने क्या बोली। जो जी, और प्रॉपर्टी हेड एक ऐसी, हाँ बेटा, जी सर समझ आ गया। सर मतलब जो हमारे पास मतलब हेड हेड अंदर इसके कोई हेड ना हो स्पेसिफिक, ऐसे भी सिंपल लिख देंगे तो भी चलेगा ऐसे में ना। नहीं हेड है ना बेटा, हेड है ये हमारे पास। आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं यहाँ पर ना। हाँ इसमें तो खैर लिखोगे आप, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस का कॉलम भी नहीं बनेगा इसका, तो इसका तो हाँ आपको लिखना ही पड़ेगा बेटा, अलग से ही लिखना पड़ेगा इसका तो, ठीक है। और इसमें आप यहाँ लिख सकते हो, इसके अंदर करंट असेट है ना, करंट असेट में यहाँ लिख दो अलग से इसके अंदर, शेयर रेशियो एक्सपेंसेस के अंदर। हाँ अलग अलग भी दिखा सकते हो, इसी के अंदर एक एनसीए में दिखा दो, एक सीए के अंदर दिखा दो आप। सर ये पूरा फॉर्मेट दिखा दिए, स्क्रीनशॉट लेना है। मैं भेज भी दूंगा पीडीएफ अभी ना। सर एक क्वेश्चन मेरा था, सर जो आपने कॉलन एरियर माइनस करने को बोला था, वो जो हमारे पास लाइबिलिटी साइड पे टोटल कैपिटल है वो उसमें से माइनस होगा शेयर कैपिटल में जाने के यस लिए। टोटल है, यस एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल जो कैपिटल आएगी ना बेटा उसमें से माइनस करना है आप लोगों ने। अच्छा जो लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल पड़ी है उसमें से कॉलन एरियर माइनस करेंगे, हाँ उसका हाँ जो उसमें से माइनस मतलब नेट करेंगे, अमाउंट हाँ आएगा वो शेयर कैपिटल में जाएगा। यस बिल्कुल 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 उसी में से माइनस करेंगे आप। तो हम अज्यूम ये करेंगे कि वो टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल है। हाँ अथोराइज कैपिटल अलग होता है, अथोराइज कैपिटल क्वेश्चन में दिया भी हो सकता है नहीं भी दिया हो सकता है, दोनों सी बात है। सर एक्सक्यूज मी सर, सर आप ये हाँ बेटा डेप्रिसिएशन वाला पार्ट एक बार बता देना फिर से कि ये कहाँ पे मिलेगा क्वेश्चन पे। मैं बता देता हूँ, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में मिलेगा। अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में नहीं है तो डेप्रिसिएशन को आप इग्नोर कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। डेप्रिसिएशन हमेशा क्वेश्चन के अंदर मिलेगा आपको, नीचे एडजस्टमेंट के अंदर। सर हाँ जी सर फ्रेट इनवर्स और फ्रेट आउटवर्ड का बता दिए किस तरीके से उसको वो करना है। इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों, सुन लो मेरी बात, दोनों ही हमारे लिए खर्चे हैं। और अब तो ट्रेडिंग और P&L का कोई रोल ही नहीं है। अब तो सीधा क्या करना, आपने बैलेंस शीट में वो P&L बनाते हैं डायरेक्ट, तो दोनों हमारे लिए तो कहाँ आएंगे, P&L में ही आएंगे इकट्ठे कंबाइंड करके। जैसे कैरेज आएगा कैरेज उसी तरीके इनवर्ड, से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड, और फ्रेट इनवर्ड और फ्रेट आउटवर्ड, दोनों का मतलब लगभग सेम है हमारे लिए यहाँ पर। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, और कोई सर कुछ पूछना है किसी ने? सर आप ग्रुप में ऐड करने को कह रहे थे। होता है। हाँ एक मिनट अभी ऐड कर देंगे मेरे ख्याल से ना। आप मुझे अपना नंबर भेज दो एक बार, मैं ग्रुप एडमिन को बोल देता हूँ, मैं ऐड करा देता हूँ। या कोई है एडमिन अभी फिलहाल? चैट में व्हाट्सएप लिंक भेज रखा है परवेज ने। सर चैट में डाला हुआ है। से डाला हुआ तो बस ठीक है, वहां से हो जाएगा फिर। अब प्लीज एक बार देख लो उसको ना। सर चैट अवेलेबल नहीं है इसमें, तो ये आ रहा है चैट इतने अवेलेबल। आप अनवेरिफाइड अच्छा हो ना इसलिए। अच्छा अच्छा सोल के आईडी से लॉगिन कर लेना, उसमें शो हो जाएगा।
ओके ठीक है, क्लियर है भाई सभी को? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर मैं पूछ रही थी सर, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी में सर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ टॉपिक्स आप बता थ्योरी में देते सर तो से हेल्प मिल जाती। थ्योरी में से नेक्स्ट वीक जो है ना, थोड़ा सा नेक्स्ट वीक बता देंगे आपको ना, ओके नेक्स्ट सर, वीक थैंक डिस्कस यू। करेंगे वो लास्ट क्लास में। मैं आपको जी ना सर, एक बार शेयर हाँ कैपिटल सर। पॉइंट बता देता हूँ, एक बार है ना, ये थोड़ा सा आप अभी समझ लो। एक बार मैं शेयर कैपिटल करा रहा हूँ, एक बार देखो, सिर्फ शेयर यस कैपिटल सर, पार्ट करना जो है, ये देखो, दिक्कत हो क्योंकि रही है उसमें। मुझे लग रहा है ये समझ नहीं कैपिटल पाओगे आप लोग क्वेश्चन में क्या गड़बड़। लिखा है वो भी दिखा देगा। क्वेश्चन में जो कैपिटल है, कैपिटल के ब्रैकेट में कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, सिर्फ कैपिटल लिख कर आया था। एक मिनट रुको बेटा, हाँ एक मिनट रुको, बस मैं पेज चेंज कर लूँ, ये पेज है ना किसके पीछे कराना। हाँ देखो, सिर्फ कैपिटल कैपिटल पार्ट देख लो आप, है ना। देखो इसमें कैपिटल कितना दिख रहा है बेटा आपको? 2 लाख दिख रहा है? यस सर ठीक है। 200 कॉलिन शेयर्स ऑफ एरियर लड़ी। इधर दिख रहा है, कॉलिन एरियर देखो यस सर। 2000 रुपये दिख रहा है। ठीक है, अब आइए जरा इसको ट्रीटमेंट कैसे करना बेटा, इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। सर आप ये वाला क्वेश्चन एक बार ग्रुप में शेयर कर दिएगा, आपने जो लिख रखा मैं है। कर दूंगा कर दूंगा। एक बार सिर्फ है ना, सिर्फ कैपिटल पार्ट देख लो आप लोग ये, क्योंकि मुझे लग रहा है अगली बार मैं कराऊंगा ना, तो उससे पहले एक बार और करा दूं ना, तो आपका क्लियर हो जाएगा। अगली बार मुझे लग रहा है इसमें डाउट आएगा आप लोगों को। देखो सबसे पहले जो नोट नंबर है, इसी बहाने एक नोट भी सीख लोगे आप लोग। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट कैसे बनाना है। नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहला पॉइंट है शेयर कैपिटल। देखो मैंने बैलेंस शीट में बोला था सबसे पहली चीज वही होती है हमारी। आपने यहाँ पे लिखना है अथोराइज्ड कैपिटल, अथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, इसमें आप नंबर ऑफ शेयर लिखेंगे, डैश डैश कर देंगे कि कितने शेयर आप इशू कर सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि कितने कर सकते हैं, तो लेकिन आपको लिखना है ऑफ रुपीज, एक शेयर कितने का है, डैश डैश कर देंगे, और ईच। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरे नंबर पे लिखना है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड या इशूड भी बोल सकते हैं इसको हम। आपने क्या करना है, अब यहां पर देखो, अगर आपका शेयर 100 रुपए का है, ठीक है, 2 लाख रुपए के आपके यहाँ पे पेंडिंग है, मतलब सॉरी पेंडिंग कर रहा हूँ, 2 लाख की कैपिटल आपने इशू की हुई है। अब इसमें से 2000 रुपया आपका कॉलिन एरियर मेंशन कर रहा है, 2000 रुपया। तो 2000 का मतलब है कॉलिन एरियर। तो कॉलिन एरियर में मैंने क्या लिखा है, नीचे कुछ मैंने हिंट दिया है, या इसका करेंगे हम, इसका कॉलिन एरियर में नहीं है। चलो, तो हमारे पास क्या है, अब ये 2000 रुपये हम ये क्या करेंगे, जब सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप करेंगे, तो इसका मतलब कोई ना कोई एक आदमी ऐसा है जिसके पैसे हमें नहीं मिले। ठीक है, तो हम ये मानेंगे कि हमें टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं क्वेश्चन में, 2000। देखो ये रहे 2000। अब 2000 शेयर में से 1900 शेयर के पैसे आपको मिल गए होंगे फुल। कितने के हिसाब से, 100 के हिसाब से। तो 100 के हिसाब से कितना हुआ उसका, 1,90,000 रुपया हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, एक आदमी ऐसा है जिसका सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप, क्योंकि 100 रुपए का एक शेयर है ना। तो इसका मतलब हुआ कि 100 शेयर अगर हमने किसी को इश्यू किए हैं और एक शेयर की वैल्यू 100 आप बोल रहे हो, तो इसका मतलब टोटल हुआ 10,000। 10,000 में से अगर मैं लेस कर दूं कॉल इन एरियर, जो उस आदमी के पैसे हमें नहीं मिले, कितने नहीं मिले, 2000, तो इसका मतलब 8,000 मुझे मिल गया होगा। तो इस 190 को और प्लस इस 8,000 को, दोनों को जोड़ के मेरी जो कैपिटल आई वो 198 आई, जो मुझे मेंशन करने। देखो आप यहां देखो एक बार क्वेश्चन में 2 लाख रुपए दिख रहा है क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे दिख रहा है 2000 कॉल इन एरियर। देखो ये रहा कॉल इन एरियर, है ना। तो कॉल इन एरियर ये है ना, ये 20 रुपीज बैलेंस है यहाँ पर, 20 रुपीज बैलेंस फॉर फाइनल कॉल। ठीक है, फाइनल कॉल मैं लिख भी दिया यहाँ पर। तो हमारे पास 2000 रुपए जो बकाया है वो किसी ऐसे आदमी के बकाया जिसकी लास्ट कॉल वो दे नहीं पाया, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो 20 रुपीज के हिसाब से वो दे नहीं पाया, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए उसके पास, 100। तो वो 100 शेयर के पैसे मतलब पूरे नहीं दे पाया, 2000 रुपए उसके पेंडिंग है, तो 8,000 उसने दे दिए होंगे। तो 2 लाख यहाँ है, 2000 यहाँ है, दोनों को मिला के दोनों का डिफरेंस देखो तो 198 आपको मिल चुका है। लेकिन लिखना ऐसे नहीं है,
लिखने का तरीका ये रहेगा आपका। लिखने का तरीका क्या रहेगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल आपने लिखना है जिनके सबके पैसे मिल चुके हैं। तो 100 शेयर के पैसे आपको नहीं मिले, 1900 के आपको मिल गए, 100 के हिसाब से पूरे 190। एक आदमी ऐसा है जिसके 100 शेयर के हिसाब से 100 रुपए का एक शेयर था, ठीक है, ईच, तो 10,000 उसके बनते थे, जिसमें से 2,000 उस आदमी ने नहीं दिए, तो इसका मतलब 8,000 आपको मिल गया। दोनों को मिला के टोटल जो अमाउंट आई ना 198, वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है, 198। तो इस तरीके से आप उठाएंगे। और बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने कहाँ रखा हूँ, इसके नीचे होगा सर, एक मिनट, हाँ ये रहा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में देखो यहाँ शेयर कैपिटल लिखा है ना हमने, नोट नंबर 1 डाल दो और यहाँ पे लिख दो 198। तो 198 मतलब वैसे नहीं करना 2 लाख माइनस 2,000, आपने प्रॉपर तरीके से करना है। तो प्रॉपर तरीका हमारा ये हुआ। तो इस तरीके से आपके नोट नंबर बनेंगे। तो ये आपने थोड़ी सी सावधानी रखनी है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, और मैं बाकी आपको सारे पीडीएफ बना के भी भेज देता हूँ अभी, ठीक है। और कोई सर डाउट यहाँ है पर तो जो आप मुझसे हमारे अभी पास, पूछ लो। जी सर अभी मतलब अगर आपने वहाँ पे जो 20 रुपीज कॉल एरिया लिखा था, वो लिखा आएगा ना, क्योंकि वरना तो फिर कंफ्यूजन रहा ना कि हाँ कितने आएगा, शेयर्स हैं नहीं नहीं जिसके ऊपर आएगा बेटा, नहीं आया है। आएगा मेरे बच्चे, आएगा बेटा आएगा। वो बाई चांस क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है लिखते वक्त मेरे से रह गया हो, या मैंने कहीं नीचे लिखा भी हो ऐसा, क्योंकि बिना लिखे हमें कैसे पता चलेगा ये 2,000 का मतलब क्या हुआ। हाँ वही, क्योंकि हो सकता है 100 शेयर की हाँ बजाय क्योंकि 10 शेयर उसका और 10, बिल्कुल 10 तो नहीं हो सकता, लेकिन ये 10 हो जाएगा तो 200 रुपया पर शेयर होगा बेटा। 200 से ज्यादा का तो शेयर ही नहीं है। मतलब वही बोल रही हूँ नंबर, अगर 1000 का है, उसके हिसाब से हाँ तो 50 रुपीज हो सकता है, ये हो सकता है। हाँ शेयर का बिल्कुल 101%, नहीं तो कैलकुलेट कैसे करेंगे आप। हो सकता है मैंने नीचे कहीं लिखा हो, ठीक है, ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। और भी कभी कभी हो जाता है क्वेश्चन लिखते वक्त एक आधी छोटी मोटी मिस्टेक्स, कोई बात नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाते वक्त लिखने में रह गया होगा, हो सकता है, ठीक है। ओके चलो क्लास ओवर कर दें बेटा फिर, या अभी कुछ और पूछना है किसी बच्चे ने? नहीं सर बेटा। सर सर प्लीज हाँ बेटा, क्वेश्चन पेपर से रिटर्न सर करा आपने दीजिएगा जो अभी इससे 23 पहले 24 के। हमें फॉर्मेट दिखाया था, वही फॉर्मेट हमको फॉलो करके क्वेश्चंस करने हैं जो अभी आपने बिल्कुल वही बैलेंस फॉर्मेट का करना है फॉर्मेट। जो, एक बार यस, सर दोबारा दिखा देते हो प्लीज। हाँ बेटा लो, एक, ये तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है बेटा। हाँ जी ठीक है। और सर कल की सुबह ऑफलाइन क्लास में आप क्या करवाएंगे? सुबह यही होगा बेटा, बैलेंस शीट का ही, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। क्योंकि हाँ ओके बेटा, सर क्वेश्चन पेपर प्लीज चल अवेलेबल करा दीजिएगा 23 24 के। जरूर जरूर बेटा जरूर, और सर कर दूं बेटा डिस्पोजल क्लास अकाउंट रह गया है, मतलब डिस्पोजल जो डेप्रिसिएशन था उसमें एक क्वेश्चन डिस्पोजल अकाउंट का भी था, पर डिस्पोजल अकाउंट मैं आपने सिखाया उसमें नहीं था उसमें उस बना दिन। के भेज दूंगा आपको, मैं उसमें बना के भेज दूंगा आप लोगों को, एक बार देख लेना, फिर डाउट हो तो फिर क्लास में है ठीक ना, है यहाँ इसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है सर, एक डाउट और है। सर उस वाले जो आपने डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन दिया था, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था जहाँ पर आपने मतलब मशीनरी जो बाय की थी, उसको जब बेचने का टाइम आया तो आपने उससे पहले की मशीनरी कर रखी थी। मानो हमने 2022 से शुरू किया है, हमारा मशीनरी हमने बाय किया, फिर उसके नीचे शुरू हो गया है, बट आपने उसके नीचे जो एडजस्टमेंट दे रखी, मतलब एक पॉइंट पे लिखा था कि मशीनरी परचेजिंग 2021 वाज सोल्ड फॉर इतना इतना, तो वो बाय मिस्टेक था, फिर आप जेन्युइनली मतलब पिछले साल की मशीन को रेफर कर रहे थे। एक बार क्वेश्चन रिपीट करना एक बार आप। इस सर ऐसा किया था आपने, दो क्वेश्चन में ऐसा देखा मैंने कि जैसे कि मानो हमने कोई क्वेश्चन जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो 2022 से स्टार्ट हो रहा है, दैट हमने कोई मशीन परचेज की 2022 में, नहीं और फिर नहीं उसके बेटा नीचे नीचे परचेज हो नहीं रहे हैं होगा तो ट्रांजैक्शन। लिसन में बेटा सुनो, आप ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन स्टार्ट जरूर 22 से हो रहा होगा, बट परचेज नहीं लिखा होगा, वहां पे बैलेंस लिखा होगा। एक बार मैं अभी एक बार देख लेती चेक हूँ, क्योंकि करना, शुरू से मुझे वही प्रॉब्लम थी कि फिर वो किस तरीके से देखो, हमने किया है कि कब बाय हाँ किया ना, होगा उसका। देखो बेटा, देखो वहां पे बैलेंस होगा, जी मशीन तो पुरानी परचेज मिले, ऐसा तो नहीं हो सकता कि यानी कि 21 से बेच दें और सर उसको नहीं यहाँ पे 22 परचेज लिखा है। एक मिनट देखो सर, हाँ यहाँ पे ये सर लिखा है वो सर, देखिए और रहता है कि अ पार्ट ऑफ मशीनरी, जो कि हम लोग मशीनरी काफी टाइम से यूज करते आ रहे हैं, उसका हम पार्ट सोल्ड कर रहे हैं।
मैं वही कह रहा हूँ ना, परचेज नहीं मिलेगा आपको। परचेज कैसे पॉसिबल हो सकता है ये कि 21 में हम कह रहे हैं नहीं सोल्ड कर दें और 22 में हमने परचेज किया है। 22 को बैलेंस मिलेगा बेटा, वो चेक करो आप ध्यान से उसको। परचेज वर्ड नहीं लिखा हुआ उसके आगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर आपने बोला था कि एक क्वेश्चन आप दोगे वो प्रिंट आउट करवा के हम कल के लिए कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन तो ये रहा बेटा, ये है तो सही, ये रहा, ये लिखा मैंने, लो इसका स्क्रीनशॉट लो आप। नहीं सर आपने बोला था ना कि कोई क्वेश्चन आप दोगे और वो आप भेज दोगे सो दैट वी कैन मेक प्रिंट्स एंड सॉल्व करके हम। कौन सा, मैं ये समझा नहीं, चैप्टर का नाम बताओ। सर कैश फ्लो का सर साथ मिल है गया या मुझे मेरे वो क्वेश्चन। तो क्या? सर एक फॉर्मेट में जो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में सेकंड में एसेट है ना, एसेट में इंटेंजिबल एसेट, उसके नोट बनेंगे, नोट के मतलब जितने होंगे। हाँ मैं बता देता हूँ बेटा, अगर गुडविल, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स कई चीजें हों तो नोट बना लेना, नहीं तो जरूरत नहीं है, रहने देना। ओके इस सर। क्वेश्चन में ये लिखा है कि मोहन लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑन 2021 और फिर उसको पुट टू यूज इन्होंने किया है 1 जनवरी 2022 को। ठीक है, फिर नीचे क्या? आपने एक एडजस्टमेंट दिया है कि यहाँ पर ड्यूरिंग ईयर 2023 हाउएवर a part of the machinery put to use on 1 January 2021 cost इतना was sold for 3 लाख। हाँ तो ठीक तो लिखा है ये बेटा, सर ये लेकिन सही आपने तो लिखा मशीनरी है। पुट टू यूज 2022 में किया है और यहाँ लिखा है कि जो मशीनरी बेटा हमने 1 जनवरी 2021 में पुट टू यूज किया उस पे उसको बेचा है हमने, जबकि हमने मशीनरी पुट बेटा टू यूज मैं वही तो कह रहा हूँ, 2022। आप बात सुनो, अभी रुको एक बार आप बेटा। मैंने ये बोल रखा उसमें कि जो हमने 2021 में परचेज तो 21 में कर ली थी ना हम लोगों ने, वो हमने 1  21 में अक्टूबर परचेज कर ली थी 2021 तो में 22, परचेज की थी। हाँ 21 में परचेज की थी ना हमने। सर नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि आपने ये लिखा है, स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन कि 1 अक्टूबर 2021 में एक हमने मशीनरी परचेज की जिसको हमने पुट टू क्वेश्चन यूज एक डाला एक 1 क्वेश्चन जनवरी भेज दो, 2022 को। कोई बात नहीं नहीं बेटा, सुनो सर, एक बार अभी सर भेज दो, नहीं मैं नहीं कॉल बैक कर नहीं, रहा हूँ आपको। एक मिनट सर, वो एक मिनट, आपका पॉइंट ठीक है। आई गेस उन्हें समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि अगर हमने मशीन कोई पर्टिकुलर सपोज 2021 में अगर उसने बोला कि हमने 2021 में ली और अगर 22 में यूज करिए तो वो एक एक्स्ट्रा लाइन ही है क्वेश्चन में, तो उसमें अरे सर नहीं, का मैं ये नहीं क्वेश्चन बोल गलत रही, नहीं। मैं ये नहीं बोल रही, मैं ये बोल रही है कि मतलब मशीनरी परचेज हुई है 1 अक्टूबर 2021 को, जिसको हमने पुट टू यूज डाला है 1 जनवरी 2022 को। ठीक है, फिर हमें नीचे लिखा हुआ है कि हमने 1 जनवरी 2021 में जो मशीनरी पुट टू यूज की थी वो हमने 3 लाख की बेची जो 4 लाख की थी, जबकि हमने मतलब 1 जनवरी 2021 की कोई बात ही नहीं हुई है, पुट टू यूज हुआ है 1 जनवरी 2022 को। वो क्वेश्चन बोल रही हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ जनवरी, डेप्रिसिएशन मोहन लिमिटेड वाला। आपका कहने का मतलब ये है कि जनवरी में आप ये बोलो 2021 लिखा गया, वहां पे अक्टूबर 2021 लिखना था। हाँ हाँ और मुझे नहीं, भी यही सर लग 1 रहा है। हाँ अक्टूबर भी नहीं, 1 अक्टूबर भी नहीं होगा क्योंकि जो हमने यहाँ पे लिखा है पुट टू यूज, और पुट टू यूज हमने 1 जनवरी 2022 को किया है, 1 बाय जनवरी किया दो है हमने हो 1 सकता है अक्टूबर बेटा, 2021 को। ठीक है मैं समझ गया बेटा, बाई मिस्टेक लिखा हुआ है, 22 कर लो आप उसको। तो 22 करेंगे सर, एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लेना क्योंकि फिर इसमें ना कैल्क नीचे जाके, मतलब मैंने 22 के हिसाब से सॉल्व किया था इसको, लेकिन फिर नीचे फिर थोड़ा एडजस्टमेंट में 10,000 का इधर उधर हो रहा है नाटक, तो एक बार आप देख लेना कि इसमें ये मतलब चल क्वेश्चन ही इस तरीके से है या फिर क्या है। आप कल मुझे है बात ना फिर अभी सोल्यूशन सेंड दो कर दो मंडे एक को बार, तो। दोबारा से रीसेंड कर दो बेटा, मैं अभी चेक करके आपको अभी कॉल बैक कर रहा हूँ ठीक है, ओके। कि मैं चेक कर लेता हूँ क्या है उसके अंदर इशू, देख लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं, हो सकता है प्रिंट मैं लिखने में हो सकता है गड़बड़ हो गई हो। चलो सर और आप कोई इसके डाउट? मंडे को तो सोल्यूशन दोगे ना इसका, जब आप सोल्यूशन दोगे तो आप तभी देख लेना, वरना इसको डेप्रिसिएशन कोई क्वेश्चन बात आप नहीं, कर कोई मंडे बात को नहीं, सोल्यूशन देंगे। हाँ कोई बात नहीं, एक बार क्वेश्चन तो देख ही लूं बेटा, फिर भी देखने में क्या जाता है, एक बार चेक तो कर लेना कहाँ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, ओके, ठीक है, सोल्यूशन तो मैं दे दे देंगे देती हूँ। मंडे को, कोई बात नहीं, कल एक बार सर देख 4 लेते हैं घंटे मैं की आपको क्लास है क्या? व्हाट्सएप पे कर देती हूँ उसको। हाँ क्योंकि कल 4 आवर की क्लास होगी हमारी, क्योंकि देखो क्वेश्चन आपने देख ही लिया है, फॉर्मेट समझाना फिर उसके बाद क्वेश्चन करना, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि 2 घंटे में कर पाऊँ। सर मेरा एक क्वेश्चन था
कि अगर हम्म जैसे अभी मतलब नॉर्मली लाइन है कि सपोज हमने परचेज पहले कर ली और हमने पुट टू यूज हम बाद में कर रहे हैं, तो हम तो हमेशा हमारे डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमें हमेशा परचेज वाली डेट डालेंगे ना, पुट टू यूज वाली डेट तो हमारी किसी काम की तो नहीं होगी ना। पुट टू यूज वाली नहीं, डेट पुट लेते टू हैं। यूज करनी है बेटा, लेनी पड़ेगी, पुट टू यूज ही लेनी पड़ेगी आपको। तो फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे अगर हमने सपोज 1 जनवरी को ली और हम जुलाई में यूज कर रहे हैं, तो हम जुलाई वाली डेट पे परचेज की यस डालेंगे। यस, नहीं नहीं, आपने परचेज लिख के और डेप्रिसिएशन आपने जुलाई से स्टार्ट करना है। सर मैंने आपको व्हाट्सएप किया है हाँ, अभी। मतलब जब ठीक है। हमने उसको एक्चुअली यूज करना स्टार्ट किया तब से उसका वैल्यू कम होने लगी, तो हम इसलिए जुलाई से यस फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन हाँ लगाना यस स्टार्ट करेंगे। ठीक है हाँ, यस, अपने बिल्कुल मशीनरी सही। अकाउंट पे हम पुट टू यूज की डेट से ही दिखाते हैं मशीनरी को। नहीं, परचेज की डेट से दिखाएंगे ना, अभी सर ने बोला। इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये यहाँ पे बहस का टॉपिक नहीं है। क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है, वैसे पुट टू यूज से करना है आप लोगों ने। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। पुट टू है यूज ना? किसी किसी क्वेश्चन में लिखा होता है ये। ओके, तो पुट टू यूज सर वाली डेट लेंगे। डेप्रिसिएशन फ्रॉम पुट टू यूज लिखना पड़ेगा क्या क्रेडिट में? नहीं वो नहीं नहीं नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैं बता रहा हूँ, वो किसी किसी क्वेश्चन में डाल देते हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए क्वेश्चन को। जनरली पुट टू यूज का देखोगे तो आप 100 क्वेश्चन में किसी एक क्वेश्चन में लिखा मिलेगा। तो सर तो सर फिर परचेज के डेट बाद ले कौन डायरेक्ट सी रहे हैं, क्रेडिट्स पुट टू में यूज या लिख फिर देना, परचेज मतलब वाली? जितने महीने का हमारा डेप्रिसिएशन लग रहा है पुट टू यूज के बाद, और उसमें मेंशन करने की कोई यस, नीड नहीं है ना? अगर नहीं 6 कोई मंथ नीड हमारा नहीं है, पहले खरीदी और 3 महीने का डेप्रिसिएशन सामने लिख देना क्रेडिट में। बस कोई नीड नहीं है। पुट और टू यूज लिखा है तो यूज करना है आपने, नहीं तो अगर क्वेश्चन में पुट टू यूज लिखा ही नहीं तो परचेज डेट से लेना आपने। ओके सर, सर थैंक यू। अगर हाँ ठीक है भैया, अगर पुट टू लिखा है तो फिर परचेज को इग्नोर करेंगे, पुट टू डेट वाले से शुरू करेंगे, है ना क्वेश्चन? जी ठीक है। ठीक है, ठीक है, मैंने मैं आपको चेक व्हाट्सएप करता हूँ कर मुझे दिया, आप एक बार पहुंचेगा। देख लीजिएगा उसको। ओके, देख रहा हूँ बेटा। थैंक यू सर। चलो ठीक है, क्लास ओवर कर दूं फिर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर।